भ्रष्टाचार, 2024 के चुनाव, गुलामी के दौर, महंगाई और भारत के विकास पर रहा और सबसे ज्यादा विपक्ष को निशाने पर लेने पड़ रहा। मोदी ने अपने भाषण में देशवासियों को परिवारजन कहकर संबोधित किया है, जबकि यह पहला मौका है। पिछले 9 बार से मेरे प्यारे देशवासियों कहते थे, इस बार मेरे प्यारे परिवारजन कह रहे थे। जबकि अपने भाषण में विपक्ष को परिवारवाद के नाम पर ही घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। उन्होंने घेरने की कोशिश की, जो हमेशा वो करते आए हैं। भाषण की शुरुआत मोदी ने मणिपुर से की है, तो आखिर में अगले साल फिर से लाल किले से ही भाषण देने की बात भी उन्होंने कही है। लेकिन इसके बीच पीएम ने ऐसी बहुत सी बातें की जिन्हें सुनकर ऐसा लगा मानो लाल किले को मोदी ने अपना चुनावी मंच बना लिया है। मोदी ने कहा कि मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। 2047 में भारत का तिरंगा विकसित भारत का तिरंगा होना चाहिए, रत्ती भर भी पीछे नहीं हटना है। जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था वो फिर से क्यों न खड़ा हो जाए। 2047 में मेरा देश विकसित देश बनकर रहेगा। ये बात मैं अपने देश के संसाधनों, सामर्थ्य और 30 की उम्र से कम लोगों के दम पर कह रहा हूं। देखिए, संसाधन, सामर्थ्य और 30 से कम उम्र के लोग यानी जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनके दम पर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और कांग्रेस पर भी बिना नाम लिए तंज कसा। परिवारवाद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोकतंत्र में एक बीमारी आई है। देश के लोकतंत्र में एक बीमारी आई है, परिवारवादी पार्टी। इनका एक ही मंत्र है, परिवार को परिवार के लिए, परिवार के द्वारा। वहीं मोदी ने देश की 3 बुराइयां बतलाई हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। आप याद कीजिए कि जब से इंडिया का गठन हुआ है, मोदी इन्हीं 3 विषयों को हर मंच से उठाते रहे हैं। और एक तो 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त उसकी याद में इन्होंने परिवारवाद क्विट इंडिया से लेकर के तुष्टीकरण क्विट इंडिया तक कह दिया। और लाल किले से प्रधानमंत्री ने घमंडिया और परिवारवाद क्विट इंडिया जैसी बातें तो नहीं की हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उसका मतलब इसी से है और इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। विपक्ष को निशाने पर लेने के अलावा मोदी ने प्राकृतिक आपदा, अर्थव्यवस्था, विकास, इन तमाम बातों पर जोर दिया। मोदी ने कहा है कि 2014 यानी 2014 में जब सरकार उनकी आई थी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश 10वें नंबर पर था और आज हम 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। जब भ्रष्टाचार के राक्षस ने देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, तब हमने इसे रोका और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई। मैं 10 सालों का हिसाब देशवासियों को दे रहा हूं। पहले गरीबों का घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपए खर्च होता था, आज 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पिछले 5.5 साल में के कार्यकाल में, मोदी के कार्यकाल में, कह रहे हैं खुद कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात मोदी जी बता रहे हैं, लेकिन कितने लोग गरीबी से बाहर निकल आए, ये बात जो है वो यहां जब रख रहे हैं आप, तो 80 करोड़ लोगों को आप कैसे कह रहे हैं कि हम गरीबी रेखा के नीचे वालों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जिस तरह मोदी ने 10 सालों का हिसाब किताब दोस्तों दिया है, लाल किले से दिया है, उससे समझ में आता है कि वो अगले साल के चुनाव की चिंता में पड़ गए हैं और ये चिंता राहुल गांधी के बढ़ते कद से हो रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सब्जी बेचने वाले रामेश्वर जी को अपने घर खाना खिलाकर राहुल गांधी ने फिर आम जनता की निगाहों में अपनी बात, अपनी छवि को रख दी है। वहीं आज राहुल ने कहा है कि भारत माता हर भारतीय की आवाज है। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, ये राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा, राहुल गांधी ने ट्विटर पर, कि पिछले साल मैंने 145 दिन उस जमीन पर घूमने में बिताए जिसे मैं अपना घर कहता हूं। मैंने समुद्र के किनारे से शुरुआत की और गर्मी, धूल और बारिश में गुजारा है, जंगलों, कस्बों और पहाड़ियों से होते हुए। जब तक कि मैं मेरे प्यारे कश्मीर नहीं पहुंच गया, तब तक मैं घूमता रहा। राहुल ने यानी कि बता दिया है कि उनके लिए भारत माता और भारत की एकता क्या मायने रखती है। मोदी लाल किले के अपने भाषण में राहुल की पेश की गई चुनौतियों के आसपास टिक नहीं पाए। ये साफ दिखता है कि कैसे एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों में कितनी समानता है। लेकिन क्या लाल किले से मोदी जी ये क्या बोल गए, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये भाषण चुनावी भाषण था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
2024 की चुनौती यहां पेश करके गए हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को चुनावी भाषण के रूप में देखा जाए तो आज चुनावी भाषण है या कुछ और है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां डरे हुए नजर आ रहे हैं कि पता नहीं अगले साल इसी प्राचीर से हम भाषण दे पाएंगे या नहीं? तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज में। और हमारे साथ हमारे 3 साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। और देखिए, हमारे तीनों साथी, सबको आप जानते हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबको जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास ब्रेकिंग में। और सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, पहले आपके पास, किस रूप में देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को? राजीव जी, देखिए, सबसे पहले मुझे ये बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरी एक अपेक्षा को पूर्ण किया। जिस समय लोकसभा में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना था, 2.25 घंटे का भाषण था, तब मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट की थी कि इसका बचा हुआ हिस्सा जो है आप 15 अगस्त को सुनिए। तो जो बचा हुआ हिस्सा है वही आप समझिए चला आया है। तो मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो हर जगह पर जो है वो चुनाव का जो एलिमेंट है वो जरूर डाल देते हैं। जबकि लाल किला एक ऐसी चीज है, उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है जिसको हम कह सकते हैं कि देश का वो हाईएस्ट पेडेस्टल है, सबसे बड़ा मंच है। उस मंच तक आदमी को पहुंचते पहुंचते छोटी मोटी संकीर्णताओं से पूरा ऊपर उठ जाना चाहिए। उसकी नजरों के आगे पूरा देश होना चाहिए। उस देश में सारे लोग होने चाहिए, हर जात, हर मजहब, हर तरह के लोग, हर तरह की विचारधाराओं के लोग, सारे के सारे होने चाहिए। ये शायद ऐसा पहला मौका है जो मोदी जी ने पेश किया है पिछले कुछ सालों से कि लाल किले का उपयोग भी जो है वो इस तरीके से करते हैं मानो अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उसी को किए जा रहे हैं। उनके देखिए 2-3 चीजें जो हैं, उन्होंने यहां पर भी वही परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, इन्हीं की बातें की। ये बातें जो है कहे बिना भी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देश आपको सुन रहा है, आपके पास पूरा का पूरा मीडिया है, तंत्र है, आप जो कुछ कहेंगे आप उसको कीजिए। बाकी आपकी जितने भी राजनीतिक जो आपको जिसको कहते हैं कि जो सेटल करने हैं, आपके स्कोर सेटल करने हैं लोगों से, अपने विपक्षी विचारधारा के लोगों से, उसको आप लाल किले के मंच से नीचे उतर कर कीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि मोदी जी जो है इन चीजों का अंतर नहीं समझते। इसके कारण होता यह है कि उनकी जो कही हुई बात है उसका असर भी कम हो जाता है। उन्होंने कितने विकास की कई बातें की, जैसे उन्होंने बताया कि पीएम आवास के लिए जो है पहले केवल 90,000 करोड़ खर्च किया गया था, हमने 4 लाख करोड़ किया। अमाउंट महत्वपूर्ण नहीं है, आप ये बताइए कि कितने लोगों को आवास हुए। मैं छत्तीसगढ़ जैसी जगह में बैठा हूं, मुझे ये पता है कि यहाँ पर पीएम आवास को लेकर बड़ी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच संघर्ष चल रहा है कि भाई आप हमारे पैसे तो दीजिए। यहाँ पे बहुत सारा वो जो काम है, यहाँ तक कि गणना भी नहीं हो पाई थी कि किन लोगों को पीएम आवास मिलना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो मोदी जी के साथ दिक्कत यह है कि अभी पूरा उन्होंने, ठीक है, अब 2014-15 तक शायद उन्हें बात नहीं पता रहती कि लाल किले के भाषण का क्या महत्व है। लेकिन आप 10 सालों के बाद भी अगर इस चीज का अंतर नहीं जान सके कि आपको लोकसभा में क्या भाषण देना है, आपको सागर में मध्य प्रदेश में जाकर क्या भाषण देना है और लाल किले पर क्या भाषण देना है, तो ये बड़ी दुख की बात है कि लोग इस चीज को अंतर नहीं समझ पाते कि राष्ट्रीय महत्व की चीजें क्या है और राजनीतिक महत्व की चीजें क्या है। प्रशासन को राजनीतिक चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए। तो पहली बात में मतलब ये थोड़ी सी निराशाजनक बात है, लेकिन मोदी ऐसा लगता है कि इन चीजों की बहुत परवाह नहीं करते और उनका ये जो राग है चलता रहता है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली नजर में आप लोगों के बीच जो ये भाषण पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस भाषण को आप लोग किस रूप में देखते हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा इसका ऑपरेशन भी करेंगे। जो कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या मोदी जी इस भाषण के जरिए 2024 पर निशाना साध रहे थे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक डरे सहमे हुए नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए दिखाई दिए, सुनाई पड़े? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि 2024 में इसी प्राचीर से मैं ही भाषण दूंगा, वो उनका दंभ है या कुछ और है? ये आत्मविश्वास क्या ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में देखा जाए? ये सब तमाम बातें हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहली नजर में प्रशांत टंडन जी आपके पास भी आना चाहता हूं। कैसे आप देखते हैं इस भाषण को? राजीव जी, आप सबको, सब सुनने वालों को, देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक।
और देखिए, मैं प्रधानमंत्री का लाल किले से भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग अपने बचपन से रेडियो के ज़माने से प्रधानमंत्री का ये भाषण सुनने के लिए नहा धो कर तैयार होकर बैठते रहे। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लाल किले से दिया हुआ भाषण देशवासियों को एड्रेस करता है, उनको संबोधित होता है। दो तीन चीज़ें हैं जो डॉक्टर दीपक पाचको बता रहे थे, मैं उसी को फोकस करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री एक संवैधानिक व्यक्ति है जी, और उसको संवैधानिक मर्यादा के दायरे में भाषण करना चाहिए। दो तीन जो चीज़ें हैं जो आपने भी अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में बताई, मैं उस पर भी आना चाहता हूँ। एक उन्होंने कहा, एक तो आज डेविएशन था, जो फर्क नजर आया आज उनमें, कि उन्होंने देशवासियों की जगह परिवार कहा। जी, देखिए, देखने सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति लाल किले से खड़ा होकर देश को एक परिवार की तरह से एड्रेस करे, भावनात्मक लगता है। लेकिन देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परिवार लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है। हम सब अपने परिवारों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है कि परिवार में सबके समान अधिकार नहीं होते। जी, दुख दर्द बांटते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जो कमजोर होता है उसका साथ देते हैं। परिवार एक मानवीय यूनिट है, देश एक संवैधानिक यूनिट है। तो जब आप देशवासी कहते हैं तो सबके अधिकार बराबर है, नागरिक है सब। वहां कोई दादा दादी, नाना नानी, पिता माता, बेटा बेटी नहीं होता है, सब बराबर है। एक तो ये फर्क है कि देश एक संवैधानिक यूनिट है। दूसरी चीज की जो उन्होंने, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि आज मोदी जी का आखिरी भाषण लाल किले से होगा अपने 2 कार्यकालों का, तो शायद आज वो थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठकर एक स्टेट्समैनशिप की परिचय देंगे। लेकिन भी मोदी जी इस काम में विफल रहे, और इसलिए मैं बार बार राजीव जी कहता हूं कि मोदी जी के किसी भी भाषण की, चाहे वो पार्लियामेंट का भाषण हो, चाहे लाल किले का भाषण हो, या किसी भी चुनावी रैली का भाषण हो, उद्घाटन समारोह का भाषण हो, उसकी पिच बराबर होती है। और उसकी जो लाइफ है, सेल्फ लाइफ, वो 3 दिन की होती है। आप देखिए, आज भी पंडित नेहरू का वो भाषण ट्विस्ट विद डेस्टिनी, जो पहला आज़ादी जब मिली 15 अगस्त 1947 को, जो पहला उनका भाषण था संसद के अंदर, वो भाषण आज भी कोट होता है। इंदिरा गांधी के तमाम सारे भाषण कोट होते हैं, गांधी के बहुत सारे कथन और भाषण, सुभाष चंद्र बोस के भाषण और कथन कोट होते हैं आज भी। डॉक्टर अंबेडकर की कही हुई बातें लोग आज भी याद रखते हैं। याद कीजिए कि कोई किसी भी मोदी के समर्थक से पूछ लीजिए कि 5 साल पहले मोदी साहब ने क्या कहा था, 6 महीने पहले मोदी साहब ने क्या कहा था। वो कोटेबल कोट्स मोदी साहब की तरफ से नहीं आते। मनमोहन सिंह ने एक बात कही कि हिस्ट्री मेरे साथ इंसाफ करेगी, बात आज भी कही जाती है, 10 साल हो गए इस बात को। तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कोई वाक्य, ऐसे कोई जुमले, ऐसे कोई बात नहीं बोल रहे हैं जो उनको लंबे समय तक याद किया जाए। ये उनकी चिंता होनी चाहिए कि उनके भाषणों की शेल्फ लाइफ बढ़े। एक दिन वो कुछ बोलते हैं, मीडिया में चर्चा होती है, हेडलाइन बनती है, उसके बाद वो फिर कुछ नई बात बोल देते हैं और वो आगे बढ़ जाती है। एक तो ये, और उसमें राजनीति लाना, पॉलिटिकल पार्टीज को निशाने पे रखना, एक प्रधानमंत्री और संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूं जो आपने बताई दी हैं। अब एक रेखांकित बात करने वाली है कि आप जब परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार में आप भेद नहीं करते। आपने माइनॉरिटीज की जगह पसमानदा कहा जी, उसके बाद आपने 1000 साल की गुलामी की बात की,
मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, इतिहासकार इसकी विवेचना करेंगे। लेकिन 1000 साल की गुलामी का मतलब है कि आप मुगल पीरियड को भी जोड़ रहे हो और अंग्रेज की गुलामी को आप कंसेशन दे रहे हो। बहुत एक बेसिक अंतर है राजीव जी कि मुगल यहाँ पे आए और वो कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था के शासक नहीं थे, वो एक राजतंत्र था, आक्रमणकारी थे या उनका एम्पायर था और वो राजशाही थी। लेकिन मुगल अपना भारत की संपदा को कहीं बाहर नहीं ले गए। बाबर फरजाना से आया था तो बाबर ने भारत के खजाने फरजाना में नहीं भेज दिए। अंग्रेजों ने देश को लूटा। मुगल शासन खत्म होते के वक्त भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी का 1/4 था, 26% थी ग्लोबल जीडीपी का हमारी अर्थव्यवस्था, जो अंग्रेज के जाते जाते 1% भी नहीं रह गई। तो अंग्रेज ने लूटा, आप अंग्रेज को कंसेशन क्यों दे रहे हो? मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि 1000 साल की गुलामी की जो बात कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के राजीव जी मेरा जो पहला इंप्रेशन है वो यही है कि प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेट्समैनशिप नहीं दिखाई, एक बड़प्पन नहीं दिखाया। अगर वो परिवार की बात कर रहे हैं और परिवार के बड़े के तौर पे लाल किले की प्राचीर से खड़े हुए हैं, बहुत ऐतिहासिक जगह है वो, तो उस बड़प्पन को नहीं दिखाया आपने। वहां से पार्टी पॉलिटिक्स और बीजेपी के नेता के तौर पे मुझे दिखाई दिए, प्रधानमंत्री के तौर पे कम दिखाई दिए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं स्वतंत्रता दिवस पर और 10वीं बार लाल किले से झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी। लेकिन वो जो भाषण दे रहे हैं, क्या ये आखिरी भाषण है उनका? क्या 2024 में कोई और प्रधानमंत्री उस प्राचीर से भाषण देगा? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में यह दावा कर रहे हैं कि अगली बार भी वही झंडा फहराएंगे। इस दावे की भी पड़ताल करेंगे कि कितना इसमें सही सच है, कितना गलत है। क्या उनके दावे जो हैं वो सही साबित होने जा रहे हैं या ये दावे उनके सिर्फ दावे ही रहेंगे, बातें ही रहेंगी, उसकी भी पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, आपसे समझना चाहता हूं किस रूप में आप देखते हैं ओवरऑल प्रधानमंत्री के इस भाषण को? राजीव जी, लगता है कि आज प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा तनाव में थे, ऐसा लग रहा था उनकी बातों से और जिस तरीके से उनकी भाषा थी और जो उनकी भाषण शैली थी, उससे लग रहा था कि पीएम जो है काफी ज्यादा अपसेट थे। अब वो अपसेट क्यों थे? हालांकि ये उनका आखिरी मौका है लाल किले से संबोधित करने का। हो सकता है ये भी तनाव रहा हो कि अब इसके बाद मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस देश की जनता मौका देगी कि नहीं देगी। तो हो सकता है ये तनाव सिर पे रहा और वो तनाव जो है वो सिर पे चढ़ के बोल रहा था आज प्रधानमंत्री के, क्योंकि वो जिस तरीके की बातें आज कर रहे थे राजीव जी, वो साफ मालूम पड़ता था कि ये किसी प्रधानमंत्री का जो है वो 77वें स्वतंत्रता दिवस पे जो है प्रधानमंत्री का लाल किले से कोई भाषण नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री जो है वो अपनी जो है वो उपलब्धियां गिना रहे हैं पार्टी की, जो है पार्टी ने क्या किया और क्या नहीं किया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को आज तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री से उठ करके और ये महसूस करना चाहिए था कि वो 135 करोड़ लोगों के देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री है। हालांकि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधान सेवक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भी प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री को आज तो कम से कम ये चुनाव करना था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधान सेवक हैं या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री होने के ऊपर जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रधान सेवक होना स्वीकार किया और देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री होना स्वीकार नहीं किया। ऐसा उनके भाषण से कुल मिलाकर के संकेत मिलता है। अब वो जो बातें कर रहे थे कि साहब ये शपथ ले लें और वो शपथ ले लें, तो शपथ तो प्रधानमंत्री बहुत दिलवाई थी, 2014 में शपथ दिलवाई थी कि भाई 10 साल तक सांप्रदायिक हिंसा छोड़ दीजिए और जाने क्या क्या छोड़ दीजिए। तो आप नतीजा देख रहे हैं कि 10 साल तक इस देश के अंदर क्या क्या हुआ, कहाँ सांप्रदायिक हिंसा छोड़ी गई, किस तरीके से देश को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसाया गया। कहा जाता था कि दंगे नहीं होते हुए किस तरीके से दंगे हुए। आतंकवाद को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा, आप प्रधानमंत्री अगर पुलवामा को भी आतंकवादी घटना नहीं मानते हैं, उड़ी और पठानकोट को भी अगर आतंकवादी घटना नहीं मानते, तो बलिहारी ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर जो कह रहा है कि 10 साल में आतंकवादी घटना ही नहीं हुई। तो ये तो प्रधानमंत्री के ऊपर सोचने का मतलब कुल मिलाकर के जो प्रधानमंत्री का भाषण था वो कहीं से भी इस देश के प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री का या भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक का ही भाषण कुल मिलाकर के था।
और बड़ी अच्छी बात यह है कि आज उन्होंने जो है अपना खुद शायद 2016 का उनका रिकॉर्ड है 94 मिनट का, उसको नहीं तोड़ पाए, 90 मिनट ही बोले कुल मिलाकर के। हालांकि अगर ये कोई रिकॉर्ड बनाना हो, ये तय किया जाना हो कि अब तक लाल किले पे सबसे घटिया भाषण किस प्रधानमंत्री का रहा, तो मुझे लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री जो है उनके ही 10 भाषणों में जो प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, कैसा भाषण रहा। मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री का जो है वो आज का भाषण जो भी जिस तरीके का था, वो भारत के प्रधानमंत्री का भाषण न होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक का ही भाषण इसको माना जाए। प्रधानमंत्री इसकी घोषणा भी लाल किले से कर देते तो ये ज्यादा बेहतर होता, हमको ये बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही जी। प्रधानमंत्री के भाषण की चीरफाड़ कर रहे हैं हम, ऑपरेशन कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाषण कैसा था, और इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि अगले साल भी मैं ही झंडा फहराऊंगा लाल किले की प्राचीर से। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ मेरे प्यारे देशवासियों की जगह जब मेरे प्यारे परिवारजन कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिवारवादी, तुष्टीकरण ये तमाम बातें वहां रख रहे हैं। जरा समझना सुनना चाहता हूं और सुनाना दिखाना भी चाहता हूं। परिवारवाद पर क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के मुखिया यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, जरा उसको सुन लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय भारत को जिस हालात में छोड़ दिया था, आप जानते हैं कि यहां सुई भी नहीं बनती थी। तब पंडित नेहरू जी ने यहां बड़े बड़े उद्योग लगाए, स्टील प्लांट लगाए, पब्लिक सेक्टर्स बनाए और युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया। भाखरा नांगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बनाए। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए। स्पेस रिसर्च, इसरो और एटॉमिक एनर्जी रिसर्च की नींव रखी। कला, साहित्य, संगीत को भी सरकार नेहरू जी ने आवश्यक बढ़ावा दिया। तो यहां मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे हैं कि पिछले 70 साल की जो बात होती है उसमें हमने क्या किया, देश ने क्या कुछ किया है। हमने से मतलब सीधा सिंपल सी बात है, देश की जनता ने जिसको चुनकर वहां बैठाया उसने क्या कुछ किया। लेकिन 2014 से लेकर के 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उनकी सरकार ने क्या किया? क्या 2014 में ही असली आजादी मिली थी या 1947 में आजादी मिल गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है उसका लेखा जोखा जब दे रहे हैं तो उसमें मणिपुर भी है, उसमें हरियाणा भी है, उसमें चलती ट्रेन में जो कुछ हो रहा है वो भी है, और ऐसी बहुत सी घटनाएं जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमाम अलग अलग राज्यों में होती रही हैं वो भी है। क्या इन घटनाओं से अपने आप को पीछे कर पाएंगे, पीछा छुड़ा पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? यह बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश देश की जनता को करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते वक्त कह रहे हैं, बहुत सारे दावे कर रहे हैं, लेकिन उन दावों के साथ साथ यह भी बताना होगा कि कितने एम्स खोल लिए, कितने आईआईटी खोल लिए, कितने और ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कैसी भयावह परिस्थितियां यहां उत्पन्न हुई। क्या उन परिस्थितियों से आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा? मणिपुर पर का म तक न बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज मणिपुर की चर्चा क्यों करनी पड़ी, वो भी भाषण के शुरुआत में? एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। मणिपुर करके लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भाषण में, और एक और बात थी कि मोदी जी पहली बार लाल किले की प्राचीर से ये 10वें भाषण में इस भाषण को बिना टेलीप्रॉम्प्टर का पढ़ रहे थे, वो कह रहे थे। वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आज थे, कुछ कागज के पन्नों के साथ अपना भाषण दे रहे थे, और जैसा अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे हैं कि शायद रिकॉर्ड नहीं बना पाया। अगर टेलीप्रॉम्प्टर होता तो 94 मिनट के रिकॉर्ड को वो तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन आज वो उस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर नहीं आए। जरा समझना चाहता हूं आपसे प्रशांत जी, मणिपुर। इस बात को मैंने भी गौर किया कि आज टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, और मेरे ख्याल से
टेलीप्रॉम्प्टर कैमरे की आंख से बच नहीं पाता है और वो सोशल मीडिया पे काफी चर्चित हो जाता है। इसलिए शायद आज टेलीप्रॉम्प्टर नहीं रखा गया। देखिए, मणिपुर उनको आज बोलना पड़ा और मणिपुर की जगह, मणिपुर के अलावा उन्होंने न्यू हरियाणा का जिक्र नहीं किया, केवल ये कहा कि कुछ और जगहों पे भी हिंसक वारदातें हुई हैं। प्रधानमंत्री जब मणिपुर के बारे में भी राजीव जी बात कर रहे हैं तो वो एक थर्ड पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री काल के दौरान वो हिंसा हुई है। आप आश्वासन दे रहे हैं कि अब रुक रही है और अब सरकार वहां पे काम कर रही है। ये बात संसद में पहली बात तो कहनी चाहिए थी और दूसरी बात कि ये बहुत पहले कहनी चाहिए थी। अब आपको, आपके ऊपर दबाव बन गया, संसद में आपने जो कहा वो विवादित हो गया। विवादित होने के बाद वहां पे लाल किले के प्राचीर में नीचे तमाम देशों के राजदूत बैठे होते, दुनिया भर का मीडिया होता है, उनके लिए आप एड्रेस करके ये कह रहे हो कि मणिपुर में ये हो गया, जो बड़ा दुखद है, और महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, वो बहुत दुखद है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति की जगह, एक प्रधानमंत्री की जगह, एक थर्ड पर्सन की तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, उन्होंने 3 बातें दोहराई, कहीं वहां पे दोहराई मैं कहूँगा, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की बात, ये बात लगातार कह रहे हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण जी। और उसके बाद उन्होंने भारत की एकता की बात की। आप भारत की एकता की बात को आप जरा देखिए कि वो किस परिप्रेक्ष्य भारत की एकता की बात करते हैं। भारत की एकता को मोदी जी या बीजेपी एक भौगोलिक एकता के तौर पर देखते हैं। भारत की एकता सामाजिक सौहार्द है। भारत की एकता में सबसे बड़ा रोड़ा यहाँ पे नफरत की राजनीति है। भारत की एकता में सबसे बड़ा जो आतंकवाद हुआ अभी थोड़े दिन पहले कि चलती ट्रेन में 4 लोगों को गोली से मार दिया एक जवान ने, नफरत का शिकार इस आरपीएफ के जवान ने। ये भारत की एकता के लिए आघात है। भारत की एकता के लिए आघात वो है जब कमजोर लोग, दलित समाज के लोग छोटी छोटी बातों पे, पानी पीने पे, मंदिर जाने पर, मूछें रखने पर, शादी विवाह में घोड़ी पर बैठ के बारात में जाने पर मार दिए जाते हैं जी। ये भारतीय एकता के लिए कुठाराघात है। एक धर्म विशेष के लोग गाय के नाम पर झूठे आरोप में लिंच कर दिए जाते हैं। ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम है। मणिपुर में जो हुआ कि 2 समुदाय आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, हत्या के ऊपर आमादा है, ये राष्ट्रीय एकता पे कुठाराघात है। राष्ट्रीय एकता कोई भौगोलिक एकता की बात नहीं है केवल। भौगोलिक एकता तो है ही जरूरी, लेकिन उस भूगोल के अंदर जो तमाम तरीके के लोग रह रहे हैं उनके अंदर आप देखिए कि राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, और आपने अल्पसंख्यकों का नाम नहीं लिया। आपने अल्पसंख्यकों में भी एक बंटवारा कर दिया कि आप कह रहे पसमानदा। तो अब ऐसे अगर आप हिंदू समाज में कहें कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, तो ये जो बंटवारा है, ये प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से कम परहेज करना चाहिए इस तरीके का। क्या आप एकता की बात भी कर रहे हो और वो भी कर रहे हो। भ्रष्टाचार पर उन्होंने बात की। अडानी के साथ आप घूम रहे जी। 2014 से उनके जहाज पे। अडानी को दुनिया जान रही कि क्या कर रहे हैं अडानी। सीएजी अभी देखिए कि वो घोटाले कर रहा है कि आपने पेंशन फंड तक के ऊपर सवाल उठा दिए। जो रिटायर्ड लोगों की पेंशन है उसके फंड के मिसयूज का मामला उठ गया। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। सड़क की सीएजी ने सड़क की जो पेमेंट हुआ उस पर भ्रष्टाचार हुआ। आपकी कर्नाटक की सरकार चली गई भ्रष्टाचार के आरोप में।
अभी आपने 41 FIR प्रियंका गांधी पे कर दी भ्रष्टाचार के आरोप को छिपाने के लिए मध्य प्रदेश में। जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का आरोप है, वो आरोप की सत्ता में जांच होती रहेगी, लेकिन वो आरोप है, मीडिया में आ रहा है। तो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं वो तब है कि जब आप किसी पे उंगली उठाएं। एक पुरानी कहावत है कि जब किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी की तरफ भी आती हैं। को देखना चाहिए, अपना भ्रष्टाचार भी देखना चाहिए। आप सारे भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में ला के सफेद कर देते हो। जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र की सरकार बनाई है पार्टी तोड़ के, जिस तरीके की आपने सरकार मध्य प्रदेश में बनाई, जो कारनामा आपने कर्नाटक में किया, ये भ्रष्टाचार नहीं है जी। ये तो अव्वल दर्जे का भ्रष्टाचार है। आप लोकतंत्र के खिलाफ स्कैम कर रहे हो। जनता की राय, जनता की चुने हुए नुमाइंदों के साथ आप गोलमाल कर रहे हो। उनको रेस्ट हाउस में और रिसोर्ट में बुला के आप खरीद फरोख्त कर रहे हो। तो जो बात मैं वही कहूंगा कि प्रधानमंत्री से, लाल किले के प्राचीर से अपेक्षा ये नहीं होती है कि वो इस तरीके की बंटवारे की बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय एकता की बात भी कर रहे हैं। परिवारवाद कहाँ नहीं है? बुरी बात है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। तो परिवारवाद तो अमित शाह के बेटे कैसे बन गए BCCI में? ये परिवारवाद नहीं है। बहुत सारे परिवारवादी हैं, बहुत सारे परिवार के लोग हैं प्रशांत टंडन जी। अनुराग ठाकुर कौन है? पीयूष गोयल कौन है? ऐसे बहुत सारे नाम हैं। राजनाथ सिंह के बेटे और कई तो NDA के सदस्य हैं, वो भी। दूसरों को तो छोड़ दीजिए, अभी लोग हैं, लंबी लिस्ट है जी, बिल्कुल लंबी लिस्ट। आपका स्वागत करता हूं और सीधा आना चाहता हूं आपके पास सर्वमित्रा जी, और समझूं आपके नजरिए से कि कैसे देखती हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को। अगर पहले नजरिए में अगर देखा जाए तो आपका इस पर क्या टेक है, क्या व्यू है, ये समझना चाहता हूं। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, जी। राजीव जी, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। और मैं DB लाइव के सभी दर्शकों को और पूरे देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इस वक्त हमारी आजादी जिस तरह अंधेरों से होकर गुजर रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें जल्दी हमको ये अंधेरी सुरंग खत्म हो और एक रोशनी की उम्मीद अगले बरस दिखाई दे, ये मेरी कामना है। बात शुरू करती हूँ आज PM के भाषण से। तो आज PM फिर एक नई पगड़ी में नजर आए। आज उनकी पगड़ी लाल और पीले 2 रंगों में थी, जिसमें गोल चक्र बने हुए थे। और हर साल पिछले 10 साल से हम उनकी हर एक नई पगड़ी देखते जा रहे हैं। पगड़ी बदलती जा रही है, लेकिन उनकी सोच नहीं बदल रही है। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि प्रधानमंत्री पद के और प्रधानमंत्री कद का जो इंसान है, वो लाल किले जैसे एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर, जहां का एक अलग मायने है, वहां पे तिरंगा फहराने का और वहां से स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देने का, लेकिन उस मंच को प्रधानमंत्री ने एक चुनावी मंच बनाकर रख छोड़ा। अपनी सोच वो नहीं बदल पाए। पगड़ी हमारे भारतीय परंपरा और संस्कृति की बात बीजेपी के लोग करते हैं तो वो जानते हैं कि पगड़ी जो होती है वो इज्जत का प्रतीक मानी जाती है भारतीय समाज में। एक अलग सोच है, बहुत लोग उस सोच से भले सहमत हो ना हो, लेकिन एक जो प्रतीक है, मैं उसकी बात कह रही हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री अगर उस पगड़ी को अगर इज्जत का प्रतीक माने, तो उनको ये देखना चाहिए था कि आज भारत की इज्जत देश में, विदेश में क्या बन रही है, विश्व में हम किस तरह से हर क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। लाखों लोग जो हैं, हजारों लोग जो हैं, वो हर साल जो है विदेशों में जाने को वो हो रहे कि हम वहां की नागरिकता ले लें। बाहर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। आप देश में लोगों को ना अच्छी पढ़ाई, ना अच्छी शिक्षा, ना अच्छा स्वास्थ्य, ना रोजगार, कुछ भी आप नहीं दे पा रहे। लेकिन पिछले 10 सालों से आप केवल बातें किए जा रहे हैं। और आज एक बार फिर लाल किले से उन्होंने 90 मिनट तक अपने मन की ही बात की और ये कह के गए कि मैं अगले साल फिर आऊंगा। क्या उनको देश के लोकतंत्र पर, इस देश की जनता के मताधिकार पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? वो किस हक से ये बात कह सकते हैं? यह हक तो आप उन पर छोड़ दीजिए, जनता पर छोड़ दीजिए कि वो अगले साल किसे चुनती है। और ये आज का मंच जो है वो चुनाव का मंच तो बिल्कुल नहीं था। मणिपुर पर उन्होंने बात की,
आप क्यों नहीं ये बात कर पाए कि ट्रेन में जिस कांस्टेबल ने मेरे नाम पर लोगों को गोली मारी, मैं उस पर बड़ा दुख व्यक्त करता हूं कि मेरे नाम का ऐसा गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, मैं इस घटना की निंदा करता हूं। मणिपुर पर बात करते हुए वो ये कह रहे हैं कि शांति बहाल हो रही। अगर शांति बहाल, को ये भी बताना चाहिए था कि इसके लिए आपने क्या कोशिश की और आप वहां क्यों नहीं गए। अभी अगर बोलना ही था तो पूरी बातें बोल देते, आधी अधूरी बात छोड़कर। और उसके बाद क्योंकि वो आधी अधूरी बात इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आखिर में उनको आना है कांग्रेस पर, उनको परिवारवाद पर हमला करना है, पुष्टिकरण की बात मोदी जी कर रहे हैं। अभी उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने का जो एक नया शिगुफा छेड़ दिया। ये इस तरह के जो शिगुफेबाजी को लगातार करते जा रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो लाल किले से ये भाषण देकर उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उनकी बात को मान ले पूरी तरह से और अगले साल फिर उनको वोट दे दे। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही गलत रवैया है प्रधानमंत्री का। उनको ये इस बात पर, जब वो 10 सालों का हिसाब दिया आज के अपने भाषण में उन्होंने और बताया कि मैं देश को कहां से कहां ले आया, तो ये भी बता देते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आखिर मुफ्त अनाज देने की नौबत क्यों आ रही है। उनकी काबिलियत तो तब साबित होती जब वो ये कहते हैं कि मैंने इतने लोगों को रोजगार दे दिया और अब हमको मुफ्त राशन देने की जरूरत नहीं पड़ रही, कि हम लोगों को किसी भी तरह की खैरात के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, कि किसी सब्जे वाले को आजादपुर मंडी में दूसरे पत्रकार से एक अपना दर्द बयां करते करते रोना ना पड़े। ये नौबत क्यों नहीं आ रही। ये जो है मोदी जी अपनी असफलताओं को बड़ी चालाकी से, अपनी बातों में, जुमलेबाजी में, शब्दों के वो बड़े बाजीगर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं और वो उसको बड़ी चतुराई से अपनी सारी नाकामी को ढांक लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस देश की जनता जो है वो रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी दो पंक्तियों के बीच का जो छुपा हुआ संदेश है वो पढ़ना जो है बहुत अच्छे से जानती है और वो जवाब देती। जी, देश की जनता सब कुछ जानती है और अगले साल चुनाव है, लोकसभा का चुनाव 2024 में। उससे पहले ये आखिरी भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन दावा भी कि 2024 का जो 15 अगस्त है उस समय, उस वक्त इसी लाल किले की प्राचीर से मैं ही झंडा फहराऊंगा। ये क्या आत्मविश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कहता है। 2019 में यही आत्मविश्वास था, लेकिन जब भी हम 2019 की बात करते हैं तो पुलवामा सामने आ जाता है। और जब पुलवामा की बात होती है, 2019 की बात होती है, तो प्रशांत टंडन जी ने जो इंटरव्यू लिया है सत्यपाल मलिक का, और उस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक जिन बातों का अंदेशा जता रहे हैं, आने वाले समय में उस अंदेशे की तरफ भी कहीं ना कहीं नजर जो है वो चली जाती है, बात उधर भी, ध्यान उधर भी जाता है। तो क्या कुछ गड़बड़ होने वाला है? इतना आत्मविश्वास क्यों है? इस पर चर्चा करते रहते हैं, हम आने वाले समय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज वक्त जो है वो भारत की आजादी का, जश्न आजादी का दिन है, इसलिए इस दिन वैसे आरोप प्रत्यारोप पर न जाते हुए यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना आत्मविश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर आया कैसे। क्या वो जानते हैं कि देश की जनता उन्हें ही चुनती रहेगी, चाहे आप 80 करोड़ की जगह 90 करोड़, 90 करोड़ की जगह 100 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज की लाइन में खड़ी कर दो, चाहे आप बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, उन सब के ऊपर, उन सबको इस देश की जनता के ऊपर लाद दो, फिर भी वोट हम उन्हीं को देंगे, यानी कि मोदी जी को ही देंगे। क्या इतना आत्मविश्वास है और इसी कारण 2024 की बात कर रहे हैं, या कुछ और है? या यहां से राजनीतिक, जो अभी सर्वमित्रा जी कह रही हैं कि राजनीतिक अखाड़े में परिवर्तित दिखाई दिया ये मंच, क्या राजनीति की शुरुआत, जिसकी बात डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कि 2 घंटे 13 मिनट का जो उनका संसद का भाषण था, उस भाषण में जो कुछ बच गया था उसको इन्होंने रख दिया है 90 मिनट के भाषण में। क्या इस ढंग से देखा जाए? जरा इस राजनीति को समझाने की कोशिश कीजिए डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। देखिए, अगर कोई प्रधानमंत्री ये कहता है, पहली बात तो ये है कि किसी भी प्रधानमंत्री को या किसी भी सरकार को ये हक होना ही नहीं चाहिए कि आप 5 साल से अधिक की कोई प्लानिंग कीजिए। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं की जब यहाँ पे एक तरह का कार्यक्रम किया था, तो उनकी कोई भी योजना थी वो 5 साल छोड़िए और 2 या 3 साल का ही वो टारगेट किया करते थे और 2 या 3 सालों में वो कार्यक्रम को पूरा कर दिया करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5 साल के बाद की बात कहना अनैतिक है। ये आपका कोई हक ही नहीं है कि 5 साल के बाद का हिंदुस्तान कैसे बने, अगली सरकार का काम है उस बात को तय करना। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अगले साल की बात करें, प्रधानमंत्री तो 2047 तक की योजनाएं बना चुके हैं इस तरीके से कि मानो तब तक
या तो वही रहेंगे या उनकी अपनी पार्टी की कोई सरकार बनी रहेगी। तो जब वो इतनी लंबी लंबी योजनाएं बना रहे हैं तो ये 2024 तक की बात करना उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही ज्यादा ये अलोकतांत्रिक है, अनैतिक तो है ही। और नागरिकों को ये मान के चलना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि फिर से 2019 की तरह इस पूरे की पूरे चुनाव को जीतने के लिए कोई पहले से ही कोई प्लानिंग बन चुकी है। सत्यपाल मलिक वाली बात एक तरफ है, हम ये भी जानते हैं कि बड़ी संख्या में, और ये बात सामने आई है कि बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन जो है, ईवीएम मशीन जो है गायब है। चुनाव आयुक्त अब उनकी अपनी मर्जी का बनेगा, जिसमें से सीजीआई को हटा दिया गया है। तो क्या एक ऐसी मशीनरी और एक ऐसा पूरा का पूरा प्लान क्या सरकार ने तैयार कर लिया है कि अगले बार वो फिर से वही चुन के आए? तो इस तरफ से निश्चित रूप से हर किसी को, नागरिक को सतर्क रहना चाहिए। देखिए, नागरिक का अपना मताधिकार है, वो जिसे चाहे वोट दे। अगले साल मोदी जी को कहिए आप जीतिए, निष्पक्ष चुनाव हो, फियरलेस चुनाव हो और लोग वोट का पालन करें, वोट दें। और अगर आपको फिर से चुन लिए जाते हैं तो आपका लाल किले पे फिर से स्वागत है। लेकिन एक साल पहले ही ये कह देना कि अगले साल मैं ही आऊंगा, और ये पहले भी बोल चुके हैं। देखिए, संसद के अंदर उन्होंने कितनी खराब बात कही। उन्होंने कहा कि 2028 में आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए। ये कितनी अलोकतांत्रिक बात है, अनैतिक बात है। तो हो ये रहा है कि मोदी जी जो है तमाम चीजों की, तमाम संगठनों की, तमाम पद की, खुद की गरिमा को लगातार गिरा रहे हैं। इसमें देखिए 2-3 चीजें जो मैं कहना चाहता था, थोड़ा 1-2 मिनट और लूंगा राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम मोदी जी के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें कि कोई नेता अगर मान लीजिए संवैधानिक किसी बड़े पद पर है, तो नॉर्मली वो 3 तरह की चीजों को संबोधित करता है। पहला होता है उसके अपने कार्यकर्ताओं के बीच या समर्थकों के बीच, जिसको हम चुनावी सभाएं कहते हैं, चुनावी सभाएं लेता है वो। दूसरी वो लेता है संसद के अंदर भाषण देता है या संसद में अपनी बात कहता है। और तीसरा प्रधानमंत्री पद का है, अगर वो प्रधानमंत्री पद पर बैठा है तो लाल किले को देगा, लाल किले पर की प्राचीर से वो देश को संबोधित करेगा। या वो हो सकता है कि देश के नाम से किसी और मीडिया को, जैसे रेडियो से, टीवी से कर सकता है। इसमें फर्क क्या है? देखिए, जिस समय वो चुनाव की बात करता है या अपने कार्यकर्ताओं की बात करता है तो वो देश के मन को छूता है, दिल को छूता है। लेकिन संसद में जब वो बात करता है तो बुद्धि को टटोलता है, बुद्धि के अनुसार काम करता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब वो देश को संबोधित करता है तो देश की आत्मा को छूता है वो। तो उसको इस तरीके की बातें करनी चाहिए कि वो संबंध है और भारत के लोगों की आत्मा छूना चाहिए। जिस समय आप इस अपनी बातों को इतने तरह के विभाजनों में, एक वर्ग से दूसरे वर्ग को छोटा बताकर या असमानता पैदा कर, या वही बहुत छोटी बातें जो आप पहले भी करते आए हैं, उसी को अगर आप यहां पर फिर से करेंगे तो आप निश्चित रूप से पूरे के पूरे लोकतंत्र में गिरावट लाएंगे। क्योंकि इस परंपरा का आगे आने वाले लोग भी पालन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 2024 में आप वापिस आए, और अगर उसने आपकी इसी परंपरा को कायम रखा तो आप ये जानिए कि देश के अंदर कितना वैमनस्य फैल जाएगा। देखिए, अब्राहम लिंकन का अमर वाक्य था लोकतंत्र की सबसे बड़ी अच्छी परिभाषा जो अब्राहम लिंकन ने दी थी, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। इसको पूरी दुनिया में लोकतंत्र का एक मंत्र माना जाता है। आपने उसको गिराकर कहां पे जोड़ दिया? परिवार के लिए, परिवार के द्वारा और परिवार। तो ये जो आपने किया है, आप संपूर्ण लोकतंत्र को ही आप गिरा रहे हैं। तो ये गिरावट जो है ये देश देख रहा है, ये देश देख रहा है और समझ रहा है। इसीलिए उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि आप अपनी मिट्टी के साथ सेल्फी डालिए। बड़ी खुशी की बात है कि इसका कोई रिस्पांस नहीं हुआ है। आप चले जाइए फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, कितने लोगों ने अपनी मिट्टी के साथ फोटो लिया है। इसको मैं बहुत ही शुभ संकेत मानता हूं। जिसको अच्छा लगता है वो मिट्टी के साथ, तिरंगे के साथ फोटो लगाए, लेकिन किसी के साथ नहीं, क्योंकि ऐसा करके आप देशभक्त नहीं बनेंगे, आप मोदी भक्त बन रहे हैं। आपको सेल्फी के साथ, मिट्टी के साथ सेल्फी लेनी है, जरूर लीजिए। तिरंगे के साथ सेल्फी लेनी है, जरूर लीजिए, लेकिन वो किसी के कहने पे मत लीजिए। आप अपना दिमाग लगाइए। देशवासियों ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि हमें तो सेल्फी विद मिट्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। आप लोगों को नजर आई होगी तो मैं नहीं जानता, हो सकता है इक्के दुक्के लोगों ने डाली भी हो। ये एक शुभ संकेत है कि इनकी बातों को अब कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। राजीव जी, इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण, उसका ऑपरेशन हम कर रहे हैं कि इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए जो परिवारजन की बात की है कि हमारे परिवारजन
देशवासियों को पहली बार परिवार की बात यहां तो लेके आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप परिवारवादी पार्टियों को भी सामने रख रहे हैं। एक तरफ आप परिवार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी परिवार पे आप हमला कर रहे हैं। क्या 140 करोड़ में वो पार्टियां इस परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? एक सवाल तो उठता है। लेकिन 3 शब्द जिसका जिक्र प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, उन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द उनका भाषण भी दिखाई दिया, सुनाई पड़ा। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। ये 3 शब्दों को बार बार लेकर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब ये 3 शब्दों को लेकर आ रहे हैं तो इंडिया सामने आ जाता है। और उसके साथ साथ आप याद कीजिए कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से सप्ताह भर पहले, सप्ताह भी नहीं बीता है, अभी 10 तारीख की बात है, सदन में जब भाषण दे रहे थे तो नारे लगवा रहे थे। पहली बार हुआ आजाद भारत के इतिहास में कि कोई प्रधानमंत्री सदन के अंदर नारे लगवा रहा हो अपने सांसदों से, और वहां परिवारवाद, क्विट इंडिया कर रहे थे, तुष्टीकरण, क्विट इंडिया, और ऐसे तमाम बहुत सारे नारे उन्होंने लगाए। तो क्या ये परिवारवाद की बात करके और प्रधानमंत्री यहां खुद घिरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? क्या तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात करके प्रधानमंत्री अपने ही ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं? खुद के ऊपर उनकी 3 उंगलियां क्या उनकी तरफ नहीं आ रही हैं? समझना चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे प्रशांत टंडन जी, कि जब आप सरकार गिरा देते हो कहीं तो वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? मध्य प्रदेश में आप सरकार गिराए, भ्रष्टाचार नहीं था तो क्या था? पिछले 9 साल में 9 राज्यों की सरकार आपने गिरा दी, भ्रष्टाचार नहीं है? तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? और फिर आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, देश की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, लेकिन कैसे? क्या सिर्फ आपके भाषणों में ही रहेगा वो? क्या आप 80 करोड़ लोगों को लाइन में खड़े करके उसके बाद कहोगे कि हमने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर उठा दिया? यही तो एक तरफ आपके भाषण और दूसरी तरफ जो तथ्य यानी कि सच और हकीकत क्या है उसकी अगर तुलना कर ली जाए तो सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, चाहे लाल किले की प्राचीर से भी, आप तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या यह माना जाए? राजीव जी, अब प्रधानमंत्री है तो वो तथ्यों के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, देश के इतिहास के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, और लोकतंत्र के साथ तो खिलवाड़ वो कर ही नहीं लगातार, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री स्वयं भी मानते होंगे कि वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव जी, असल में प्रधानमंत्री जिस परिवारवाद से लड़ने की बात कर रहे हैं वो शायद उस संघ परिवार से लड़ने की बात कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा सब डीपी बदले और संघ परिवार ने अपनी डीपी नहीं बदली। RSS ORG जो है ट्विटर पे, जिसे अब जो एक्स हो गया है, उस पर अभी भी उनका जो भगवा ध्वज लगा रहा है, उन्होंने तिरंगा नहीं लगाया उस पर अभी तक जो है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो संघ परिवार से लड़ने की बात कर रहे होंगे, बाकी किसी और परिवारवाद की बातें नहीं कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है बाकी प्रधानमंत्री यानी वो किस परिवार से लड़ने की बात कर रहे थे, किस परिवारवाद से लड़ने की बात कर रहे थे। अब सारे देश को परिवारजन बता रहे थे, फिर परिवारवाद से लड़ने की बात भी करेंगे, तो प्रधानमंत्री क्या इस देश से ही लड़ना चाहते हैं? ये तो प्रधानमंत्री बताए, हमें तो समझ में आया नहीं कि प्रधानमंत्री आगे कहना क्या चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं वो खुल के बताएं। असल में जो अब तक जो राजीव जी बातें हुई कुल मिलाकर के, कि उन्होंने जो है देश के सामने जो समस्याएं हैं, जैसे बढ़ती हुई असमानता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, कुपोषण है, किसानों की दुर्दशा है, किसानों की आत्महत्याएं हैं, कारोबारियों की आत्महत्याएं हैं, मॉब लिंचिंग है, बढ़ती हुई सांप्रदायिकता है, मुंह है, इन सब पे कोई भी उन्होंने बात नहीं की। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की बात करने की बजाय उन्होंने जो है वो अमृतकाल को कर्तव्य काल बता दिया। अब अमृतकाल जो अगर कर्तव्य काल है तो यानी आप मौलिक अधिकार छीन रहे हैं और कर्तव्य आप थोप रहे हैं, सीधी सीधी बात। इसका मतलब यही है प्रधानमंत्री जो करना चाहते थे। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, वो तो प्रधानमंत्री जाने। लेकिन जो उनके भाषण से जो आभास मिल रहे हैं वो कुल मिलाकर ये मिल रहे हैं कि या तो देश बहुत ज्यादा खतरे में है या प्रधानमंत्री स्वयं को खतरे में महसूस कर रहे हैं। दो में से एक चीजें हैं। अगर प्रधानमंत्री की बातों का सीधा सीधा निहितार्थ निकाला जाए तो लग सकता है कि देश खतरे में है, जो प्रधानमंत्री ने जो कहा कि 24 में आके वही बताएंगे। अब जो है मांगा भी नहीं होंगे आशीर्वाद, उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हम ही आगे बताएंगे। तो ये जो हम ही आकर के बताएंगे देश की उपलब्धियां जो है, तो इस मतलब लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री को खतरा महसूस हो रहा है कि ये जनता जो है 2024 में हमको रुखसत ना कर दे। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जो बातें कहना चाहते थे, मुझे लगता है प्रधानमंत्री को और खुल करके कहना चाहिए था। भले ही 2016 का अपना रिकॉर्ड जो है वो समय का वो तोड़ देते और तोड़ देते, कोई बात नहीं। इस देश ने 90 मिनट झेला तो और जो था वह 90 मिनट और झेलना चाहिए। प्रधानमंत्री खुल करके अपनी बातें होते, मुझे लगता है
करनी चाहिए थी, उनको इशारों में कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए था। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने राजीव जी जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ किया, जो भी जिस तरह की बातें की, उससे जो है ये तो मालूम पड़ता है कि इस देश के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है अपने अंदर कुछ ना कुछ खतरे महसूस कर रही है। अब वो क्या खतरे हैं, क्या महसूस कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जाने और खासतौर से प्रधानमंत्री जाने कि वो क्या खतरे महसूस कर रहे हैं इस देश को लेकर के। बहुत सी बातें ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री को मुझे लगता है ये कहना चाहिए था कि जिस तरीके से अब देखिए तमाम कानून जो है जो तोड़े जा रहे हैं, बताया कि साहब वो कानून खत्म कर रहे हैं बहुत से। अब वो कानून क्या किस तरीके से बन रहे हैं, जो आप पुराने कानून खत्म कर रहे हैं वो किसके पक्ष में खत्म कर रहे हैं, जो नए कानून बन रहे हैं वो किसके पक्ष में बन रहे हैं, ये सब भी अगर प्रधानमंत्री बताते हो, खुल करके बताते हो, मुझे लगता है कि अच्छी बात होती। अब सदन में तो कानूनों पर चर्चा होती नहीं है, 1 मिनट के अंदर मालूम पड़ता है कि कानून पारित हो गया। अगर प्रधानमंत्री 90 मिनट इस देश का बर्बाद कर रहे हैं, मैं कहूँ बर्बाद ही शब्द कहूंगा अगर लाल किले से खड़े होकर के, तो जो कानून बने हैं उनकी सार्थकता का प्रधानमंत्री बता देते तो अच्छा रहता है उन कानून के अंदर क्या है किस तरीके से। अब आईपीसी बदली जा रही है और क्या क्या बदला जा रहा है, तो उसके क्या मतलब है, क्या है ये बताया जाए। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मणिपुर की जो हिंसा है, उस मणिपुर की हिंसा के पीछे कुछ कॉर्पोरेट घरानों के स्वार्थ है। क्योंकि जिस तरीके से थोड़े दिनों पहले जो है शायद 2018 में जो था वो पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर को चुना गया कि वहां जो पाम ऑयल बढ़ाया जाएगा। अब पाम ऑयल के कारोबार पे इस देश में किसका कब्जा है सारी दुनिया जानती है कि पाम ऑयल का सबसे बड़ा कारोबारी इस देश के अंदर कौन है। तो क्या पाम ऑयल की खेती जो है और जमीनों पे कब्जा करने के लिए मणिपुर की हिंसा कराई जा रही है कि वहां से आदिवासियों को स्थापित किया जाए। ये बहुत से संशय हैं कुल मिलाकर के, जो सरकार की जो नीतियां हैं उसके पीछे चल क्या रहा है और सामने सरकार क्या कर रही है, उस पर सवाल जो हम कुल मिलाकर खड़े होते हैं। मैं कुल मिला के राजीव जी प्रधानमंत्री चूंकि 90 मिनट बोले हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो उसको देश के प्रधानमंत्री की तरीके से सुनना चाहते थे कि वो जो बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की बोले। चूंकि वो बोले नहीं है देश के प्रधानमंत्री की तरीके से, तो इसलिए उनके भाषण के राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाएंगे। एक भारत के प्रधानमंत्री का वक्तव्य उसको नहीं समझा जाएगा। मुझको ऐसा लगता है दुनिया भी उसी तरीके से देखेगी। अगर भारत का प्रधानमंत्री खड़े होकर कह रहा है कि देश के अंदर परिवारवाद है, तुष्टीकरण है और बहुत सी कमजोरियां हैं, ये सब चीजें हैं, तो आप पूरी दुनिया को संदेश क्या देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का लाल किले का भाषण सिर्फ भारत के लोग नहीं सुन रहे हैं, इसकी गूंज पूरी दुनिया में होगी। पूरी दुनिया में सुना जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए क्या कहा। भारत के प्रधानमंत्री ने क्या बताया कि 76 सालों में इस देश के अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, इस देश के प्रधानमंत्री ने सारी दुनिया को बताया है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री थोड़ा सा इस पर विचार किया करें कि वो जब बोलते हैं तो कोई जनसभा नहीं है, पब्लिक रैली नहीं है, वोट की मशीन नहीं है कोई, उसको सारी दुनिया सुन रही है। तो लाल किले का भाषण कम से कम जो है वो ओछी राजनीति से परे होना चाहिए। राजीव जी, ओछी राजनीति से परे होना चाहिए लाल किले का भाषण। क्या राजनीति से में लिप्त ये भाषण था प्रशांत टंडन जी, आपको भी लगता है? देखिए कोई ये भाषण, मुझे उम्मीद जरूर थी कि शायद ये अपवाद हो कि अंतिम भाषण है लाल किले से, तो शायद एक स्टेटसमैन वाली बात मोदी जी में आए, लेकिन वो आया नहीं, वो बात हुई नहीं जैसी हमारे बाकी साथी भी चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी एक चालाकी दिखाई दी। चालाकी क्या है कि आप लंबे लंबे टारगेट तय कर रहे हैं, 2047 का टारगेट आप तय कर रहे हैं, जब आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे। 2047 तक कौन रहेगा? न मोदी जी रहेंगे, पता नहीं मैं रहूँगा, आप रहेंगे, सब कौन किस उम्र में होंगे, क्या होगा जी। तो 47, फिर वो 1000 साल की बात कर रहे हैं। 1000 साल का टारगेट, कोई टारगेट, कौन सा देश 1000 साल का टारगेट लेके चलता है? सभ्यताएं भी नहीं लेके चलती 1000 साल का टारगेट। तो 1000 साल में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तो कहाँ, तो ये लंबे लंबे जो टारगेट हैं ये जनता का ध्यान बटाने की बातें हैं। जो राहुल गांधी ने एक किस्सा सुनाया था कि लाल किले पर जब वो भारत जोड़ो यात्रा में थे, कि जो जादूगर होता है वो कुछ और ध्यान बटाने के लिए आग जलाता है और फिर कुछ और कर देता है। तो वो ध्यान बटाने वाली बात है कि आप 1000 साल, 2047, अरे आग अभी लगी हुई है ना, नौकरी की जरूरत अभी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चाहिए, इन्वेस्टमेंट अभी चाहिए। चीन अभी घुसा हुआ है हमारे सीमा के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर अभी खराब है,
आप कल सुबह क्या करेंगे, एक बात। दूसरी बात जो शर्मिष्ठा जी कह रही थी कि आप बेहद अलोकतांत्रिक हैं, कि आपने कैसे तय कर लिया कि अगले साल भी आप ही लाल किले पे भाषण देंगे। आप कौन होते तय करने वाले? आपको तो भी जनता चुनेगी तब आप देंगे ना। तो आप या तो जनता से कहें कि भाई मुझे अगले साल भी मौका दो तो मैं ये करूंगा। आप ये और ना लाल किले का प्राचीर उसका मंच है वोट मांगने का। लेकिन आप अगर कहना भी चाहते तो आप इस तरीके के, अगर देश मौका देगा तो आपने तय कर लिया है, अपने आप से तय कर लिया है कि 2047 तक आप ही होंगे, अगले साल आप ही झंडा फहराएंगे लाल किले से। ये अलोकतांत्रिक है, अनैतिक है। और इसलिए देखिए, बहुत सारे जो हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने पिछले प्रधानमंत्रियों की भाषण लाल किले से नहीं सुने हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके की बात नहीं की है। इंदिरा गांधी एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जिनके सामने विपक्ष बहुत मजबूत भी था और बहुत मुखर था। इंदिरा गांधी ने भी वहां पे विपक्ष को लानतें नहीं भेजी लाल किले से। वो बात देश की तस्वीर, पिछली योजनाओं, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, देश को एक नसीहत कि हमारे बीच में एकता कायम रहे, देश की समस्याएं क्या हैं, उनका निराकरण कैसे होगा, ये बातें प्रधानमंत्री करते हैं वहां से। एक प्रधानमंत्री भारत के बहुत सारे लोगों का, अधिकांश लोगों का एक रोल मॉडल होता है। आप रोल मॉडल की तरह बात करें ना। आज आप बताइए कि मैं अगर मान लूं थोड़ी देर के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे रोल मॉडल हैं, तो क्या ये 1.5 घंटे मैंने उनसे क्या सीखा? उनसे मैंने ये सीखा कि जातियों में धर्म के आधार पर लोगों को भेद करो। मैंने उनसे सीखा कि जी झूठ बोलो, अंग्रेजों की गुलामी की बात मत करो, 1000 साल की गुलामी की बात कर रहे हो, आप मुगल पीरियड की बात भी कर रहे हो, और टारगेट वही है कि आप बेसिकली तुष्टीकरण की जो राजनीति, वो ये राजनीति है तुष्टीकरण की कि आप सांप्रदायिकता की भाषा बोल रहे हो जी। 1000 साल की बात करके सांप्रदायिकता की भाषा बोल रहे हो। मुगलों के कई सारे सेनापति तो हिंदू थे। कितने मुगलों के दरबार में हिंदू मंत्री थे। अकबर के जो वित्त मंत्री हिंदू थे, जिनका तमाम सारा जो पैमाइश का तरीका है वो आज भी तहसील में आपको मिलेगा, जो टोटल बना के चले गए। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस आप देखिए ना। ग्रैंड ट्रंक रोड, जो इतनी बड़ी रोड है हमारी, अभी इस जमाने में हम बनाते हैं हाईवेज, शेरशाह सूरी ने बनाया था। तो वो हाईवे को तो नहीं ले गया ना कहीं फरजाना में जहां से वो लोग आए थे, यहाँ के लिए बनाया ना उन्होंने। आज भी आप मुगल का सिस्टम यूज कर रहे हो ना, रुपया का। शेरशाह सूरी ने बनाया ना रुपया, 4 आना, 8 आना, 16 आने का एक रुपया होगा, ये शेरशाह सूरी ने बनाया था। तो बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके हैं। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन राजीव जी, हम सब यहाँ पे जो 5 लोग हैं, ऐसा एक संयोग है कि हम हिंदू परिवारों से, में हिंदू धर्म में पैदा हुए लोग हैं। जो हमारे घरों का रोज का धर्म है, जिसमें रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, मीरा के भजन, कृष्ण की भक्ति, यही तो हमारा रोज का धर्म है हमारे घरों का। ये किस पीरियड में पनपा? ये भक्ति मूवमेंट तो मुगल पीरियड में ही हुआ ना। अगर मान लीजिए कि वो इतना ही नृशंस और क्रूर थे, तो 82 साल की उम्र में तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की थी। और कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था उस समय में कि जो हजारों कॉपियां बन गई थी। हाथ के लिखे हुए थे ना कुछ 10, 12, 25 कॉपियां। जी।
क्या कितना समय लगता है किसी मुगल बादशाह को 82 साल के बुढ़े को उसकी रामचरित मानस को नष्ट कराने में? नहीं हुआ ना। तो बहुत सारी बातें हैं कि जो आप उसको एक स्टीरियोटाइपिंग करेंगे तो आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी धरोहर को आप सवालिया निशान खड़ा कर रहे हो। आप कैसे कह दोगे कि वो 1000 साल की गुलामी, मीरा के भजन को आप रिजेक्ट कर दोगे? आप सूरदास ने जो लिखा उसको आप रिजेक्ट कर दोगे? तुलसीदास की रामायण, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका आप रिजेक्ट कर दोगे? ये पूरा भक्ति मूवमेंट कबीरदास को आप रिजेक्ट कर दोगे? अपनी धरोहर के साथ को भी आप सवाल खड़े कर रहे हो। ये मतलब प्रधानमंत्री को कम से कम, इतना अनुभवी व्यक्ति हैं, मतलब 70 साल की उम्र है, उनको कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो। कि सारी चुनावी इतना इनसिक्योरिटी आपके अंदर जब से इंडिया गठबंधन बना है कि आपके जबान पे कोई कंट्रोल नहीं, कि आप जो भी मर्जी आए सो बोले चले जा रहे हो। ये ध्यान देने की बात भी नहीं कि आप कहां से बोल रहे हो। और ये हिस्ट्री में जाएगा सर, ये इतिहास में दर्ज होगा जो आप बोल रहे हो। कल को आप ही को लोग जो है कहेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी का भाषण 3 दिन का होता है जी। पंडित नेहरू का भाषण 77 ईयर्स बाद भी आज हम कोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आज भी वो भाषण चल रहा है। मोदी जी का भाषण वो क्या कहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, तब और अब में फर्क। 76 साल हो गए 77वें स्थापना दिवस की। आप लोगों को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं, जश्न आज़ादी की बधाई। लेकिन 76 साल बाद हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और उधर जवाहरलाल नेहरू के भाषण की बात यहां रख रहे हैं। और नेहरू जी के भाषण को आज भी याद किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे हैं उस भाषण का ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसके बाद क्या आपको याद है कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या भाषण दिया था या उससे पहले क्या भाषण दिया था? लेकिन उनके हर भाषण में एक बात जो अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे कि खराब भाषणों की अगर तुलना की जाएगी या उसमें कंपटीशन होगा तो पिछले 9 साल के भाषण को ही निकालना होगा और उस 9 साल के भाषण में से आपको सबसे खराब की उपाधि से किसी एक भाषण को नवाजना होगा। तो क्या, और ये हम यहां 5 लोग बैठ करके कोई जज बन के नहीं बात कर रहे हैं। कई जो विश्लेषक हैं वो इस बात की हम लोगों के बीच ये ऐसी बातें रखते हैं, इसलिए हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी मौका चुनावी प्रचार से नहीं चूकते? और आज का दिन क्या चुनावी प्रचार का था? आज का दिन क्या भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का था? और अगर आप परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन क्या आपकी पार्टी इससे अलग है? क्या आपकी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती? क्या आपकी पार्टी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती? क्या आपकी पार्टी भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करती? और भ्रष्टाचार की राजनीति न करे, लेकिन क्या पिछले 2014 से लेकर के 23 तक क्या इस देश में से भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया? आप और हम दिल पे हाथ रखकर खुद से सवाल करें, जवाब आप लोगों के पास होगा कि क्या भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिल रहा है? 30 साल से कम उम्र के युवाओं का जिक्र तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन 2047 के आप सपने क्यों दिखा रहे हैं? 2023 में आपने क्या कुछ किया ये तो बताइए। कहां है 100 स्मार्ट सिटी? कहां है वो फर्राटे मारती हुई ट्रेन जिसको बुलेट ट्रेन कहते थे? कहां है लोगों के भविष्य, बिल्कुल उज्जवल भविष्य की कामना करके आप आए थे? कहां है वो तमाम सवाल? और अगर ऐसा है तो फिर रामेश्वर जैसा सब्जी वाला सामने कैसे आ जाता है? क्यों फिर राहुल गांधी को सामने आकर के रामेश्वर से मिलना पड़ता है? तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हमको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है।
इन सवालों का जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खोजना होगा, ढूंढना होगा और जनता के बीच रखना होगा, तभी वो 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे। और जो कह रहे हैं कि 2024 में मैं ही इस प्राचीर से भाषण दूंगा, झंडा फहराऊंगा, ये जो आत्मविश्वास कहें या अहंकार कहें, किस रूप में देखा जाए इसको कि 2000, सर मित्रा जी आपके पास आना चाहता हूं कि 2024 में हम ही आएंगे, लेकिन इसके बीच ये जो 3 शब्द बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं पिछले दिनों लगातार, जिसमें तुष्टीकरण है, जिसमें परिवारवाद है, जिसमें भ्रष्टाचार है। तुष्टीकरण परिवारवाद को भी किनारे रख दें, भ्रष्टाचार पे तो बात की ही जा सकती है, और भ्रष्टाचार को भी किनारे रख दें। मणिपुर का आज जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन इस देश में नफरत की खाई कितनी बढ़ा दी गई है, नफरत के दीवार कितने ऊंचे ऊंचे खड़े कर दिए गए हैं, इस पर तो सवाल उठेंगे। या एक तरह की राजनीति जो चल रही है जिसमें आप सिंपल वे में झूठ और सिर्फ झूठ, तथ्यों से परे आप अपनी बात रखते रहिए, जनता आपको चुनती रहेगी क्योंकि वो अंधभक्ति में मदमस्त है, ये माना जाए। जी राजीव जी, प्रशांत जी ने बहुत सही जो विश्लेषण किया कि मुगल काल में जो भक्ति युग जो है पूरा चला, मीरा जी और सूरदास और तमाम तुलसीदास, तमाम लोगों ने जो लिखा वो हमारे बीच है, और वो हमको बताते हैं कि असली धर्म क्या है, मानवता क्या है, इंसानियत क्या है। अफसोस की बात है कि आज जो है जिस हिंदू धर्म को खतरे में बताया जा रहा है, वो हिंदू धर्म मुगल काल में कितना सुरक्षित था कि हमारे आराध्यों को लेकर इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। खैर, जब कहानियों की बात उठी है तो मैं एक कहानी, मुझे लोक कथा याद आ रही है कि जंगल में एक बार एक बंदर को सब जानवरों ने मिलकर अपना राजा चुन लिया कि इस बार हम कुछ बदलाव चाहते हैं, बंदर को राजा चुन। और हुआ ये कि जंगल में आग लग गई। दावानल जो होता है कि आग बुरी तरह फैलने लगी। अब लोग जो जानवर हैं वो परेशान कि हम क्या करें, कैसे अपना बचाव करें। राजा के पास आए, राजा था बंदर, वो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने लगा, इधर से उधर उछल रहा है। तो जानवरों ने बोला कि महाराज, हम तो आपसे शरण मांगने, आपसे रक्षा की उम्मीद करके आए हैं, आप इधर से उधर क्यों कूद रहे हैं? तो बंदर ने कहा कि भाई मुझे जो आता है मैं वो कर रहा हूं, बाकी आप लोग जानिए। तो आज जो आलम है वो यही है कि जिसे जो आता है वो कर रहा है, जिसे प्रेम फैलाना आता है, जिसे भारत को जोड़ने की बात करना आता है, जो भारत माता का सही अर्थ समझता है, जो भारत का विचार, द आइडिया ऑफ इंडिया की समझ रखता है, वो अपना काम कर रहा है। जिसे धर्म की संकुचित समझ है वो अपना काम कर रहा है, और जिन्हें अपनी समझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, वो चल रहे हैं और बिना ये सोचे समझे कि वो किसके पीछे चल रहे हैं, और जब वो गड्ढे में गिरेगा तो इन लोगों का बचाव कौन करेगा। तो आज की हालत जो है वो ऐसी ही है। दूसरी बात जो आपने बोली कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये 3 बुराइयों की ओर आज मोदी जी ने देश का ध्यान, दुनिया का ध्यान दिलाने की कोशिश की। और एक तरह से मैं ये कहूं कि उन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश की। राहुल गांधी पर बहुत आरोप लग गए कि आपने विदेशों में जाकर भारत को बदनाम किया, आपने वहां जाकर लोकतंत्र के गिरावट की बात की, आपने सरकार पर उंगली उठाई। लेकिन आज मोदी जी ने लाल किले पर खड़े होकर क्या किया? दुनिया उनका भाषण सुन रही है और आपने दुनिया को यह बताया कि भारत में आज परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण, ये 3 बुराइयां हैं। आपको तिरंगे के 3 रंगों, जिस तिरंगे के साथ सेल्फी लेने की बात, वो आज मोबाइल पर आप फोन लगाइए तो आपको पहले यही सुनाई देगा कि तिरंगे के साथ सेल्फी लीजिए, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। तो तिरंगे का अर्थ क्या है, ये आज मोदी जी को बताना चाहिए था देश के लोगों को। बतौर प्रधानमंत्री ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो तिरंगे का इतिहास बताते, लेकिन उन्होंने क्या बताया? 3 रंगों की जगह 3 बदरंगों का जिक्र उन्होंने किया, और वो भी किस तरह से, संकुचित दायरे में। आपने परिवारवाद की बात की, पहले तो आपने देश को परिवारजन कहा, अच्छी बात है। परिवार नाम की संस्था पर अगर आपका भरोसा हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या मणिपुर के लोग आपके परिवार के लोग नहीं है? क्या बिल्किस बानो जो है वो आपके परिवार की नहीं है? क्या उमर खालिद को अपना परिवार मानते हैं मोदी जी? ये तमाम सवाल जो हैं ये उनसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात उन्होंने की। अदानी तो बहुत बड़े हैं, उन पर तो मोदी जी सवाल शायद ही कभी उठाएं। मोरबी के बारे में उनका क्या ख्याल है? उनके अपने गुजरात में मोरबी का जो पुल गिरा था चुनाव के ठीक पहले, और उसमें किस तरह भ्रष्टाचार की बात सामने आई। और ऐसे तमाम किस्से हैं भ्रष्टाचार के। व्यापम क्या है मध्य प्रदेश में?
उस पर आप कुछ क्यों नहीं बोले? तो जो अमलेंदु जी ने मणिपुर की बात की, वही जो किस्सा जो है वो बहुत पहले से दोहराया जा रहा है बस्तर में और ऐसे तमाम आदिवासी क्षेत्रों में जो प्राकृतिक संपदा के धनी क्षेत्र हैं, वहां किस तरह नक्सलवाद जो है उसको खड़ा करके औद्योगिक घरानों को पूरी छूट दे दी गई कि आप यहाँ पे लूट मचाओ और आदिवासियों को उनके ही जमीन से बेदखल करने की कोशिश की। मोदी जी कह रहे हैं कि मणिपुर में अगर कुछ होता है तो उसका दर्द महाराष्ट्र में होता है, तो ये दर्द उनके दिल से होकर क्यों नहीं गुजरा? मेरा सवाल ये, क्या मणिपुर के दर्द को समझने में उनको 3.5 महीने का लंबा वक्त लग गया? तो फिर वो किस बात के प्रधानमंत्री हैं? किस तरह वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं अगर उसे अपने मालिक की चिंता नहीं है? मणिपुर में अगर एकता की बात अगर वो कर रहे हैं तो क्या आज वो ये दावा कर सकते हैं कि अब कुकी और मैतेई लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई उनके बीच में दीवार नहीं खड़ी हुई है? जिस नफरत की दीवार की बात आपने की, मैं ये मान रही हूं कि उसको धर्मांधता, सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये 3 बुराइयां हैं, इनसे मोदी जी ने मजबूत करने की कोशिश की, उस दीवार को और बढ़ाया। वो चाहते तो इसके खिलाफ बोल सकते थे। अगर रामेश्वर को राहुल गांधी अपने घर खाने पे बुला सकते तो क्या मध्य प्रदेश के उस आदिवासी युवक को मोदी जी अपने घर बुलाकर उसी सम्मान के साथ खाना खिला सकते हैं? पैर धोने जैसे पाखंड की जरूरत नहीं है, आप उनको अपने बराबर में बैठा के खाना खिला सकते हैं उसी प्रेम से। ये एक सवाल है मोदी जी से। और तुष्टीकरण की बात जो वो कर रहे हैं, तो ये तुष्टीकरण क्या शमशान और कब्रिस्तान की बात करने और कपड़ों से पहचान करने जैसे भाषणों में भी नहीं खोजा जाना चाहिए? मोदी जी कई बार अति आत्मविश्वास का शिकार तो वो लगते ही हैं, वो अपने ही शब्दों के बुने जाल में बुरी तरह फंस जाएंगे। ये खतरा जो है उन्हें समझ लेना चाहिए, उनके सलाहकारों को समझ लेना चाहिए जो उनको ये सलाह देते रहते हैं कि नहीं साहब आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और आप करते रहिए। तो कई बार जो होता है ये अति आत्मविश्वास जो है, दुनिया में बड़े बड़े शहंशाह जो हैं इसी आत्मविश्वास के कारण जो है, अति आत्मविश्वास के कारण खत्म हो गए और इस तरह खत्म हुए कि उन लेना भी लोगों ने पाप समझने लगा। दुनिया में अभी ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को अभी नफरत की नजर से देखा जा सकता। तो ये मोदी जी को तय करना है कि 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद उनका नाम इतिहास में, भारत के इतिहास में किस तरह दर्ज हो। वो अतीत जीवी हैं और वो भविष्य की बात करते हैं लेकिन वर्तमान से आंखें चुराते हैं। पुरानी बातें करेंगे, 100 साल 1000 साल पुराने भारत में क्या हुआ था और 1000 साल बाद, इसकी बात मोदी हैं। आज की बात करने से वो बचते हैं, लेकिन वो कितना भी बच लें, समय जो है वो किसी को नहीं छोड़ता। तो ये बात मोदी जी बतानी चाहिए। जी, बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीजें मोदी जी को समझनी होगी, जनता को समझानी होगी और वो कायम करना होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायम कर पाए हैं? एक तरफ भक्ति की पराकाष्ठा है और दूसरी तरफ कई सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी देने होंगे। भक्ति की पराकाष्ठा की बात इसलिए कर रहा हूं कि कई लोग हैं जो अंधभक्ति में बिल्कुल उनको जो कुछ समझा दिया जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हो या वो किसी और नेता के लिए हो, लेकिन जब आप वोट देने जाते हैं तो आपको ये तो समझना पड़ेगा कि ये नेता हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी मिट्टी के लिए क्या कुछ कर रहा है। अगर ऐसा है तभी आप वोट दीजिए। तो ये एक एजुकेशन की बात है जो हमेशा आप लोगों के बीच में रखता रहा हूं। लेकिन आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, थोड़ी सी बात और थोड़ी सी चर्चा और करना चाहता हूं, इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आधारित ये कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, और सबसे बड़ी बात कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसलिए भी क्योंकि आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं हम, और उसमें भी एक बात प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अमृतकाल का ये पहला साल है। ये भी भाषण में आप सुने होंगे। ये अमृतकाल का कितना साल और चलेगा ये तो पूछा जाएगा मोदी जी से। ये पहला साल है। 75 साल अमृतकाल 75 साल में मनाते हैं, 76 साल 76वीं वर्षगांठ है, 77वां यानी 77th इंडिपेंडेंस डे है। मनाते रहिए आप 2047 तक, लेकिन आप अभी 2047 की ही बात कर रहे हैं। वर्तमान की बात आप नहीं कर रहे हैं, भविष्य की ही बात कर रहे हैं। भविष्य की चिंता सबको है, लेकिन क्या ये उलझाने वाली चिंता आप नहीं रख रहे हैं। आप जब 1947 का जिक्र करते हैं तो भारत कैसा था ये कहते हैं, और जब आप 2047 की बात करते हैं तो भारत कैसा रहेगा उसकी बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है,
2047 में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बना देंगे, लेकिन आज पिछले 10 साल में आप क्यों नहीं बनाए? यह सवाल तो उठता है ना। आप आज की तारीख 15 अगस्त 2023 से 15 मई रख लीजिए 2024 तक, क्योंकि मई में इलेक्शन होना है। आप इस देश को कहां लेके जाना चाहते हैं, यह रूपरेखा तो आप रखेंगे। यह इस भाषण में दिखाई नहीं देता है, न ही ये पिछले किसी भी भाषण में दिखाई दिया। पिछले कुछ भाषणों में यह जरूर दिखाई दिया कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, 2022 में हिंदुस्तान का कोई भी आदमी बिना छत का नहीं होगा। ये दावे किए गए थे 2022 में, 22 चला गया, 23 में हम हैं, ऐसे कई सारे दावे हैं। उन दावों के बारे में तो सवाल पूछे जाने चाहिए ना। दीपक जी। देखिए राजीव जी, ऐसा है कि किसी पद की आकांक्षा करना और उसको अपने प्रयासों से पा लेना, ये एक अलग बात है। लेकिन उस पद के लिए आवश्यक जो योग्यता चाहिए, जो कुशलता चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो आपके पास अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल है आपके लिए कि आप सफल भी हो सके। देखिए, नेहरू जी ने जिस परिस्थिति में पद को संभाला था, हमको बार बार नेहरू जी की तरफ इसलिए जाना पड़ता है कि नेहरू जी ने सबसे आदर्श तरीके से सर्वाधिक कठिनाई वाले सिचुएशन से बाहर निकलकर देश को संभाला था। ना उन्होंने कभी अपनी पुरानी चीजों का दुखड़ा रोया, ना उन्होंने कभी 150-200 साल से और 500 सालों के बाद की बात की। उन्होंने तत्काल 50 के बाद, मतलब सही मायनों में 50 से काम उनका शुरू हुआ जब संविधान भी बन गया था। कितने जल्दी उन्होंने भाखड़ा डैम बनाया, कितने जल्दी उन्होंने कितने तरह के IIM, IIT और पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने ओपन की, वो अपने केवल 17 साल के कार्यकाल के दौरान ही कर दी थी। उन्होंने कहा कि ये काम का असर जो है वो 50 साल के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। या उन्होंने जिन चीजों का रोना मोदी जी आज रो रहे हैं, उसका तो नेहरू जी भी कह सकते थे कि भाई देखिए, अभी अभी हम आजाद हुए हैं, हमारे सामने ये तकलीफें हैं, हमारे सामने वो तकलीफें हैं। उन्होंने मल्टी स्फीयर चारों तरफ, चाहे वो विदेश नीति से लेके गांव खेड़ों को विकसित करना, पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए हो, छोटी और बड़े तरह तरह के प्रोजेक्ट्स लाना, ये सारे नेहरू जी ने करके दिखाए थे। असली बात यह है कि नेहरू से उनकी एक बड़ी नाराजगी या एक तरह से ईर्ष्या जो है वो ये भी है कि नेहरू जो है उन्होंने ऐसा माइलस्टोन उन्होंने बना के चले गए हैं कि आपको बार बार उस माइलस्टोन को देखना ही पड़ता है। और ये अभी नहीं होगा, अगले 25, 50, 100 प्रधानमंत्री और आ जाएं, उन्हें 1947 की ओर जाना ही पड़ेगा। तो उनकी दिक्कत यह है कि सबसे बढ़िया तरीका यही है कि चूंकि अब इन चीजों को हैंडल नहीं कर रहे हैं, अब पिछले कई समय से नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स लाए, एक भी प्रोजेक्ट, मतलब कहने बड़ा दुख होता है कि एक भी प्रोजेक्ट जो है वो सफल नहीं हो पाया। आप चाहे उज्ज्वला की बात कीजिए, उज्ज्वला में लाखों ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्हें पहला सिलेंडर मिला, उसके बाद उन्होंने कभी दूसरा सिलेंडर नहीं भरा। मैं खुद आदिवासी क्षेत्रों में घूमता रहा, बस्तर के, इसमें उन्हें कोई ऐसा दोबारा सिलेंडर का उसको मौका ही नहीं मिला। स्टार्टअप, स्मार्ट सिटी, कहां है वो स्मार्ट सिटीज, हम देख ले सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जितने बड़े प्रोजेक्ट्स लाए, वंदे भारत इन्होंने ट्रेनें चलाई, आज लगभग सारी जो है, कहीं किसी में 15% की ऑक्यूपेंसी है, किसी में 20% की ऑक्यूपेंसी है। तो आप बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन वो करने की जो काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए वो नहीं है। दूसरी बात कि आप पूरे देश को अपने विश्वास में नहीं लेते। आपको ये लगता है कि देश केवल आपको सुनना चाहता है, तो सुनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। लेकिन आप देखिए कि दूसरी चीजें भी हैं और आपको एक उदार हृदय करना पड़ेगा। सबसे बड़ी विसंगति यहां से होती है चरित्र की, मैं अब भविष्य बाद में जाता हूं, कि हमने बहुत सारी चीजें बताई। जिस लाल किले पर खड़े होकर जिन्होंने भाषण दिया और पिछले 1000 साल की गुलामी की ओर इशारा किया, वह लाल किला स्वयं शाहजहां का बनवाया हुआ है, जो 1638 से 10 सालों में बनकर तैयार हुआ। इसके बाद वो लाल किला वह जगह है जहां पर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर कैद होकर रह गया था, जहां पे पूरे दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था। और जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उस दौरान के, चाहे वो तात्या टोपे हो, चाहे वो अजीमुल्ला खान हो, ये सारे के सारे बहादुर शाह जफर के पास गए थे और बहादुर शाह जफर से उन्होंने निवेदन किया कि इस स्वतंत्रता संग्राम की आप अगुवाई कीजिए। तो इसका कोई कारण रहा होगा, इसलिए नेहरू ने पहला भाषण दिया। वैसे मैं तथ्यात्मक बात बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को पहला भाषण नेहरू का था, वो हुआ था प्रिंसेस पार्क में, इंडिया गेट के पास, क्योंकि उस समय तक यह योजना नहीं बन पाई थी कि कहां से भाषण दिया जाए
और उन्होंने ये कहा था, देखिए उदारता क्या होती है और इतिहास की समझ क्या होती है। उसके बाद उन्होंने जाकर दूसरे दिन जो है लाल किले पर फिर से भाषण हुआ और लाल किले पर उन्होंने दो बातें कही, क्या इस जो हमने खोया था, ये जो लाल किला, इसको हमने फिर से हासिल किया है। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि ये जो जीत है, हमने जो आजादी हासिल की है, ये केवल कांग्रेस के द्वारा की गई हासिल नहीं की गई है, ये पूरे देश की जीत है। और ये केवल कांग्रेस के झंडे के अंतर्गत हमने लड़ाई नहीं लड़ी है, हमने तिरंगे के अंतर्गत लड़ाई लड़ी है। देखिए कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता, हालांकि गांधी जी थे, लेकिन गांधी जी तो उस समय अलग थे उस दिन, लेकिन उन्होंने देशवासियों को कहा कि ये केवल कांग्रेस की जीत नहीं है, ये पूरे देशवासियों की जीत है। ये उदारता, जब तक मैं जिस बात को कहता हूं कि आप जब लाल किले पर खड़े होते हैं तो आपको भारत की आत्मा को छूना पड़ेगा, भारत के लोगों के दिल से बात करनी पड़ेगी, वो मोदी नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, वो इसलिए बहुत आगे आगे की योजनाएं बनाते हैं ताकि वो अकाउंटेबिलिटी जो है उन्हें जवाब देना ही ना पड़े, वो ऐसी व्यवस्था रच रहे हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि कौन 2047 में सोचेगा कि मोदी जी क्या कह के गए थे, उसके पहले पता नहीं कितने प्रधानमंत्री आएंगे और चले जाएंगे, तो वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। तो ये तरीका है कि आप अपने काम को टाले। कहा जाता है ना कि भाई काम करना है तो ऐसा काम कीजिए कि सामने वाला हाथ जोड़ के कहे भाई तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा। तो मोदी जी जो है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि देश एक समय खुद ही त्राही करने लगा कि मोदी जी आप नहीं कर सकते, ठीक है आपसे 2047 में ही मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, ये मोदी जी का सारा प्रपंच है, जिसे मैं फिर से कहता हूं कि देशवासियों को समझना होगा, देशवासियों को प्रधानमंत्री को पूछना होगा कि आज की बात आप कब करेंगे। जब तक ये देशवासी नहीं कहेंगे तब तक चाहे 2024 में आए या ना आए मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो आगे की ही बात करेंगे और पीछे हमारे इतिहास को कोसते रहेंगे। राजीव जी 2047 तो दूर की बात है दीपक जी, 2022 में मोदी जी ने क्या भाषण दिया था वो कितनों को पता है? आप और हम भी बैठते हैं तो पिछले भाषण को निकाल के पढ़ते हैं फिर रखते हैं सामने। तो 2022 में या 2023 में आज की तारीख में जो भाषण दिया मोदी जी ने, कल और परसों हम प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि 3 दिन में ये भाषण भी खत्म हो जाएगा। तो 2047 में क्या कौन याद करने जा रहा है कि 2023 में उन्होंने क्या कुछ कहा था? हाँ, लेकिन 2022 में ये तो याद है हम सबको कि हर किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि सबके घर पे अगर आपके सिर पे छत नहीं है तो छत होगी, यानी कि आपको पक्का मकान मिल जाएगा। कितनों को पक्का मकान मिला ये आंकड़े सामने आने चाहिए, और ये भी आना चाहिए कि कितने लोग जो हैं वो 5 किलो की लाइन से बाहर निकल चुके हैं। बड़े दावे किए जाते हैं कि 80-82 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, भारत इतना बड़ा देश है जो 5 किलो अनाज मुफ्त में देता है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी तो करते हैं कि भारत ने गरीबी रेखा से इतने लोगों को नीचे रख दिया है। तुष्टीकरण, बेरोजगारी और परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, लेकिन दुनिया देख रही है कि भारत में हो क्या रहा है। भारत ऊंचा रहे हमेशा और भारत तरक्की करे, भारत विकसित राष्ट्र हो, ये कौन नहीं चाहेगा? ये हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हमारे तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी चाहते हैं। लेकिन क्या उस दिशा में जा रहा है? फॉर्म और रिफॉर्म की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने फॉर्म की एक गवर्नमेंट और मोदी ने रिफॉर्म कर दिया। रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि आपने ऐसी सरकार फॉर्म की है कि मोदी में रिफॉर्म की हिम्मत आई। अमलेंदु उपाध्याय जी तुकबंदी में माहिर हैं, कुछ सीख लीजिए आप भी मोदी जी से। अमलेंदु जी, आपने ऐसी सरकार फॉर्म की है कि मोदी में रिफॉर्म की हिम्मत आई, और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए तो देश के कोने कोने से सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने परफॉर्म करने की जिम्मेदारी निभाई। अब जनता जनार्दन जुड़ गई तो ट्रांसफॉर्म भी होता नजर आ रहा है। लीजिए, फॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, आज की ब्रेकिंग न्यूज। अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत सुने होंगे तुकबंदी, एक तुकबंदी ये भी सुनिए। राजीव जी, मुझे लगता है कि अब नया प्रधानमंत्री फॉर्म करने की आवश्यकता पड़ गई है। प्रधानमंत्री इस बात को अब स्वीकार कर रहे हैं और देश की जनता को कह रहे हैं कि भैया अब नया प्रधानमंत्री फॉर्म कर लो, क्योंकि यहाँ तो फॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म सब कुछ हो चुका, काम खत्म हो चुका।
तो मुझको तो ऐसा लगता है प्रधानमंत्री ये घोषणा कर गए आज लाल किले से कि भैया अब नया चुनो, हमसे तो हो नहीं सकता, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे अब, क्योंकि हमें जो करना है वो तो हम 2047 में करेंगे। तो आगे तो कुछ रहा नहीं, अब 2047 की बातें होंगी, उससे पहले कुछ होगा नहीं। असल में राजीव जी मुझे लगता है कि लफाजी जो है कि 2047 में करेंगे, और 2014 में कहते थे कि 2022 में सबको घर मिल जाएगा, तो किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये सब जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे उनसे उधार ली गई है। वो भी कहते थे 21वीं सदी में ऐसा रिफॉर्म होगा, 21वीं सदी में ये परफॉर्म होगा, 21वीं सदी ऐसी होगी, 21वीं सदी की ये परिकल्पना है। यानी आज की बात करनी ही नहीं है, 22वीं सदी की बात करना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो 21वीं सदी है उसके 23 साल तो निकल गए। तो अब 22वीं सदी में ऐसा होगा, 22वीं सदी में ऐसा किया जाएगा, तो ये बातें अभी से करना शुरू कर दी जाए, क्योंकि मोदी जी ये 22वीं सदी में आकर के झंडा फहराएंगे अब तो, क्योंकि मोदी जी जो है वो तो अजर अमर होकर के आए हैं एकदम, उन्हीं को सब कुछ करना है, वही सब कुछ करेंगे, रिफॉर्म। अरे भैया पहले ये बताओ, जो आप जिस नीति में चल रहे हो 2047 तक ये देश बचेगा? अगर आपकी यही नीतियां चलती नहीं हो, 2047 तक अगर आपको राज करने का इस देश की जनता ने मौका दे दिया, खुदा न खास्ता भूलवश, तो क्या 2047 देश बचेगा? प्रधानमंत्री इस बात की क्या गारंटी दे सकते हैं? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की पार्टी की जो नीतियां हैं उससे तो ये देश जो बहुत जल्दी टूटने वाला है, अगर इसी रास्ते में चलते रहे। जिस तरीके से विभाजन पैदा किया जा रहा है आम जन के बीच में, आप एक तो परिवार की बात करेंगे, परिवारी जन की बात करेंगे, और परिवारी जनों के बीच आप वैमनस्य फैलाने की बात करेंगे। यानी डिवाइडर इन चीफ जो है लाल किले से भी डिवाइड करने की नीति से बाज नहीं आ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं पसमानदा मुसलमान, यानी वहां से भी डिवाइडेशन की बातें कर रहे हैं, आप डिवाइड करने की बातें कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजीव जी मुझे लगता है कि कम से कम लाल किले को बख्श देना चाहिए था। ठीक है, आपका लाल किले से कोई रिश्ता नाता नहीं रहा है, आपके मातृ संगठन का कोई नहीं रहा रिश्ता नाता। हालांकि हमारे गृहमंत्री राज्यसभा में कह चुके हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंघ था उसकी तो स्थापना ही 48 में हुई, तो हम आजादी के आंदोलन में हिस्सा कैसे लेते? अब इन्हें बताना चाहिए कि भैया वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे, हेडगेवार साहब क्या थे, गोविंद साहब क्या थे, जिन्होंने नहीं लिया इस आजादी के आंदोलन में हिस्सा। इनसे आपको कोई रिश्ता नाता है कि नहीं है? तो नहीं बताएंगे वो रिश्ता नाता है कि नहीं है। अब कुछ इंडिया करते थे, मुझे बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि जिन लोगों ने कुछ इंडिया का विरोध किया था, अगर आज उनके वंशज जो है, मानसिक वंशज जो है, अगर कुछ इंडिया का नाम ले रहे हैं, भले वो किसी तरीके से ले रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। जिन लोगों ने अपने दफ्तरों में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, अगर वो हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर पर अगर तिरंगा लगा रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए बधाई के बात है प्रधानमंत्री कि उन लोगों से भी तिरंगा फहरा रहे हैं कि जिन्होंने जो है 52 साल तक अपने घर पर तिरंगा नहीं फहराया। तो ये खुशी की बात हो सकती है, प्रधानमंत्री इसके लिए बधाई की बात हो सकती है। लेकिन कुल मिला के राजीव जी, जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बातें की और जिस तरह की बातें, एक बात तो संदेश साफ है राजीव जी कि प्रधानमंत्री अब ब्यूरोक्रेसी को हावी करना चाहते हैं इस डेमोक्रेसी के ऊपर। अब ये आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की तो कुंडी मिला दी ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी, लेकिन प्रधानमंत्री के जो भाषण का मूल तत्व है फॉर्म रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म परफॉर्म का, उसका कुल मिलाकर के जो है यही भाव आता है कि प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेसी को इस डेमोक्रेसी के ऊपर हावी करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से, जिस तरीके से डेमोक्रेसी से सरकारें चलती हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री सरकार को उस तरीके से नहीं चला सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी को हावी करके जो है डेमोक्रेसी के लिए नए खतरे पैदा किए जा रहे हैं। जिस तरीके से नई आईपीसी के बदलने की बातें हो रही हैं, जिस तरीके से तमाम कानून बदले जा रहे हैं, जिस तरीके से तमाम पुराने नौकरशाह जो है वो मंत्रिमंडल में सब शामिल किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता जो है वो नौकरशाहों के पीछे खड़े हो रहे हैं, सरकार पूरी जिस तरीके से कुछ नौकरशाह चला रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि डेमोक्रेसी के ऊपर इस ब्यूरोक्रेसी के खतरे जो है बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं। और प्रधानमंत्री की इस डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं बची है, उनकी पूरी आस्था जो है वो ब्यूरोक्रेसी में है, ये साफ जाहिर होता है राजीव जी। तो फॉर्म रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, अब ट्रांसफॉर्म का वक्त आ गया है। आखिरी वर्ड जो प्रधानमंत्री का है यही है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, जिसका हम शिलान्यास करते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन कर रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं। सुन लीजिए कि देश में रेल आधुनिक हो रही है तो वंदे भारत ट्रेन की आज देश के अंदर काम हो रही है और दौड़ रही है ट्रेन। गांव-गांव पक्की सड़कें बन रही हैं तो इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रही है। आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है। आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ करके, लक्ष्यों को तय करके
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चल रहा है, जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी हम अपने कालखंड में ही करते हैं। हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि नई संसद भवन बने, लेकिन ये मोदी है समय के पहले नई संसद बना के रख दिया। ये काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों के साथ काम करने वाली सरकार है। प्रशांत जी, के पैसे से बना है और उसमें सैकड़ों इंजीनियर, मजदूरों और कारीगरों ने काम किया है। मोदी ने क्या बनाया उसमें? ये जो आत्ममुग्धता है, कम से कम 25 बार उन्होंने अपना खुद नाम लिया, वो कैबिनेट की भावना के विपरीत है। कैबिनेट मिनिस्टर आपके सामने बैठे हुए हैं और मैं आग्रह करूंगा आपसे कि वो उसको देखिए, उस हिस्से को, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से आप यहाँ पे स्पीच उनकी नहीं चला पा रहे हैं जी। जब वो कह रहे हैं कि अगले साल भी मैं यही भाषण दूंगा आप लोगों को, उस वक्त आप उन्हीं के कैबिनेट के लोगों के चेहरे के हाव भाव देखिए। मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मुश्किल में पड़ जाएंगे वो लोग, लेकिन देख लीजिए आप और राय बनाइए कि वो क्या बात कह रहे हैं और वो उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। एक बात। दूसरी की देखिए, आप वो तुकबंदी की बात कह रहे थे, एक और तुकबंदी याद दिला दूं आपको। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डाइवर्सिटी, ये भी बोला है और तीनों पर कोई मतलब बिना किसी लाग लपेट के बराबर हमला चल रहा है। डाइवर्सिटी पे भी, डेमोक्रेसी पे भी। आप एक इलेक्शन कमीशन ऐसा बनाना चाहते हैं जहां आपके बैठाए हुए अफसर हो, ये डेमोक्रेसी है। आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया, ये डेमोक्रेसी है। आप कपड़ों से पहचानने की बात करते, ये डाइवर्सिटी है। तो इस तरीके के देखिए स्पीच राइटर आप सलीम जावेद को हायर कर लीजिए, आपकी स्पीच और रोचक बन जाएगी। मुंबई से ले आइए फिल्म वालों को। देखिए, मैं आज के मौके पर, क्योंकि आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं, तो बहुत नकारात्मक बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि विश्लेषण कर रहे हैं तो हमको ये पाप तो करना पड़ेगा कि अगर आप मोदी जी के भाषण को आप देखिए, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, कि विपक्ष को तो इस भाषण को बड़ा खुश होना चाहिए सुनकर, क्योंकि तमाम सारे वहां पे सामने देखिए कौन लोग बैठे थे। पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, तमाम सारे विदेशों से आए हुए मेहमान थे वहाँ पे कुछ विदेशों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, वहाँ पे सारे राजदूत होते हैं जी। ये भाषण दुनिया के तमाम देशों में जाता है, एम्बेसीज ट्रांसलेट करके अपने अपने देशों में भेजते हैं। आज के भाषण से एक मुझे डर था या एक उम्मीद थी कि मोदी जी स्टेट्समैन की तरह भाषण देंगे और इनकी तमाम उन जगहों पर स्वीकार्यता बन जाएगी जहां नहीं है। लेकिन मोदी जी ने उस परिपाटी को जारी रखा और ऐसा भाषण दिया कि उनकी जो स्वीकार्यता है एक पढ़े लिखे समाज में, एक ऐसे समाज में जो कि भविष्य के लोकतंत्र के भविष्य को देख रहा है, उसमें उनकी स्वीकार्यता नहीं बन पाएगी। तो ये अच्छी खबर है विपक्ष के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए और राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जिस पॉलिटिक्स को कर रहे हैं दुनिया की निगाहें वहां होंगी। मोदी जी जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, मोदी जी भी बात कर रहे थे कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। जरा मैं उसको थोड़ा सा खोल के बता दूं, अगर आप 1 मिनट का समय देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है राजीव जी, वो लोकतांत्रिक देशों की एकजुटता का बन रहा है। वो इसीलिए आप देखिए कि कोई एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता है तो उसकी एक बहस, एक नैरेटिव, एक एडवोकेसी शुरू होती है। जैसे मान लीजिए कि जब मल्टीनेशनल्स को भारत के ऊपर लाना था, जब एक बाजारवाद की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया में थोपना था, तो आप देखिए कि अखबारों में, थिंक टैंक्स में इंडेक्स आने लगे नए नए
मूडी इंडेक्स, स्टैंडर्ड पुअर इंडेक्स। अब कौन से इंडेक्स चर्चा में? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन राइट इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इनकी चर्चा हो रही है विश्व मीडिया में। क्यों हो रही है? क्योंकि अब नया पोलराइजेशन जो है वो डेमोक्रेसी के इर्द गिर्द हो रहा है जी। वो चाइना और रूस के लिए है। हाथ इसमें मोदी जी अपने चला दे रहे हैं, उनको इसमें शामिल होना चाहिए था। तो उस दूसरी बात देखिए, मैं बहुत इसमें नकारात्मक नहीं हूँ अमरेंदु जी से, बहुत माफी के साथ, कि देश तो बचेगा। इस देश पे अटूट विश्वास है। बहुत से राजा महाराजा आक्रमणकारी आए, इतिहास की किताब पढ़े, 3 पैराग्राफ 3 राजाओं की कहानियां खत्म हो जाती हैं जी। तो मतलब इसमें मुझे कोई ऐसा वो नहीं है डर कि कल का भारत कैसा होगा, क्योंकि भारत पे जो है वो बड़ा विश्वास है, क्योंकि भारत के समाज ने बहुत कुछ जो है वो अर्जित किया हुआ है। बहुत हमारी विरासत बहुत स्ट्रांग है। हम लोग क्या बात करते हैं, अंग्रेज कोहनूर ले गया। कौन सा कोहनूर ले गया अंग्रेज? रविन्द्रनाथ टैगोर तो हमारे, वो तो नहीं चले गए इंग्लैंड। प्रेमचंद तो हमारे, भगत सिंह तो हमारे, सुभाष चंद्र बोस हमारे, डॉक्टर विश्वेश्वरैया हमारे, डॉक्टर बोस हमारे जी, भीमसेन जोशी हमारे, तमाम सारे लोग हमारे। ये कोहनूर है ना भारत के। जिन्होंने इसरो बनाया वो कोहनूर है ना, जिन्होंने भाभा एटॉमिक सेंटर बनाया वो कोहनूर है। वो कोहनूर तो थे हमारे पास, है और नए बन रहे हैं। इसलिए मैं बहुत नाउम्मीद नहीं हूं। और आखिर में इसलिए क्यों नाउम्मीद नहीं हूं, जो इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी ने 2 काम और किया। एक ओबीसी वोटर्स को लुभाने की योजना पेश की, उसमें विश्वकर्मा योजना है। अगले महीने की 17 तारीख से विश्वकर्मा योजना शुरू कर रहे हैं। दूसरा, महिलाओं को, महिला वोटरों को, यानी आधी आबादी पर भी चुनावी डोरे डालने की कोशिश। उसमें यह है कि 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने की योजना है। 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ऐसी लगभग 15,000 महिलाओं को ऐसी ट्रेनिंग लखपति दीदी योजना तैयार कर ली गई है, कह रहे हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट हमारे देश में हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री रख रहे थे। बुलेट पॉइंट में ये तमाम बातें आप तक हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही दीदी बैंक की बात भी आज कर रहे थे, आंगनबाड़ी दीदी की बात कर रहे थे, दवाई वाली दीदी की बात कर रहे थे। लेकिन दीदी बैंक, आंगनबाड़ी और दवाई वाली दीदी, यानी कि जो महिलाओं की जो भागीदारी है, खास करके मेडिकल उसमें क्षेत्र में, इन सब की बात यहाँ प्रधानमंत्री कर रहे थे। और स्व सहायता समूह, लेकिन क्या ये अभी की योजना है या पुरानी योजनाएं हैं? ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ये क्लोजिंग कमेंट, इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूँ सर्वमित्रा जी आपके पास। ओवरऑल कैसे देखा जाए, बहुत सारी योजनाओं की बात में, चुनावी योजनाएं, ये सब चुनावी हैं। ओबीसी या महिलाओं, पसमंदा, ये 3 बातें यहाँ स्पेशली रखते हुए दिखाई दिए और जिसका जिक्र पिछले अभी लगभग 1.5 घंटे से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये भाषण प्रधानमंत्री का 2024 में के चुनाव में जाने से पहले का ये चुनावी भाषण है, क्या ये एक्सटेंशन है उस भाषण का जो अभी संसद भवन में वो दे रहे थे, वो भी चुनावी भाषण था। तो और अगर उसको देखा जाए तो भारत को आज की तारीख में हम कहां पा रहे हैं? प्रधानमंत्री भारत को पिछले 10 साल के भाषणों के जरिए कहां तक पहुंचा चुके हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हिंदुस्तान की कल्पना करके और जिस हिंदुस्तान के सपने दिखा करके सत्ता पर आसीन हुए थे, क्या वो हिंदुस्तान 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार दे पाई है? ये समझना चाहता हूं आपके जरिए। जी राजीव जी, अभी आपने जो जिक्र किया योजनाओं का,
तो जो विश्वकर्मा जयंती से उन्होंने जो अगले महीने की बात की, तो ये संयोग है कि 17 सितंबर यानी ये प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। पिछले साल हमने देखा था कि अपने जन्मदिन पर वो अफ्रीका से चीतों को ले आए थे और फिर उस समय उसका बड़ा हल्ला हुआ था कि वो कितना उन्होंने भारत की बायोडायवर्सिटी के लिए और जो लुप्त हो चुके हैं चीते उनको वो भारत में फिर से ले आए हैं। अब पूनों में चीते जो हैं बड़ी तेजी से मर रहे हैं और अब अगले महीने फिर एक नई योजना जो है अपने जन्मदिन पर वो लाएंगे। दूसरी बात जो उन्होंने महिलाओं को लखपति बनाने वाली की, तो 15 लाख का जो जुमला जो है अब ये नए रूप में आपने जो देखा देश के सामने वो रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जो हैं वो हताश और लाचार भीतर ही भीतर महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और इसलिए अब वो अपनी हताशा लाचारी को नए तरीके से जो है छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो नई योजनाएं जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो संसद में उनका जो भाषण था और आज का जो उनका भाषण है ये उसका अगला हिस्सा है, एक नया अध्याय है। और अब ये इसके मतलब कई अध्याय जो हैं वो अब 2024 तक और अभी हम विधानसभा चुनाव में भी देखेंगे कि वो किस तरह इसी तरह की बातों को जो है वो आगे बढ़ाते जाएंगे। ये योजना वो योजना, तो वो जो ये बोलते हैं कि हम शिलान्यास करते हैं और उद्घाटन भी हम ही करते हैं, तो वो पुरानी चीजों को नए रूप में वो नए पैकेट में नए रैपर में पेश कर देते हैं। मितानिन और आशा वर्कर्स जो हैं वो बहुत कई वर्षों से इस देश में जो है ये प्रोग्राम्स इस तरह के चल रहे हैं। पुरानी योजनाओं को हमेशा मोदी जी ने नए तरीके से ही अपना बताकर जो है वो पेश कर दिया, और उनके जो झूठ है, उनके भाषणों के झूठ, उनके जो दावे हैं वो कई बार उनके विज्ञापनों में छपी तस्वीरों ने उसकी चुगली कर दिया जब वो जी